अपनी जनरेशन की लाइफ काफी हद तक बदल गई। पहले कुछ भी ना होने के बाद स्ट्रेस नहीं था, आज इतना कुछ होने के बाद स्ट्रेस क्यों? क्योंकि हम चार दीवारी के अंदर हैं। सुसाइड्स में हम नंबर 1 आ गए हैं। यूरोप में जितने कुल मिला के सुसाइड होते हैं वो इंडिया में अकेले होते हैं। फिर कैंसर में विश्व गुरु हैं हम। डोमेस्टिक वायलेंस में नंबर 1 हम हैं। शायद मैं भी ऐसा ही होता। घर वालों ने कहा कि तू बस पढ़ाई पे ध्यान दे, तू डिग्री ले ले, काम कर, तू हासिल कर, तो वो फिर उसी में रहता है, पढ़ाई लिखाई सब छूट जाती है। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली ये बात कह रहा हूँ, अगर आप अपने हाथ से काम कर सकते हैं ना और अपने पाँव से चल सकते हैं, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं। आप मुझे 10,000 आदमी दे दो, मैं उसको सबको नौकरी दूंगा। कोई अल्कोहल पीता था, तुम कह सकते हैं अल्कोहल गलत बात है, इसका एडिक्शन है, छोड़ दे। फोन ऐसी चीज है कि पूरा परिवार बैठ के फोन देख रहे हैं। मैं पेरेंट्स को बहुत समझाता हूँ कि भैया न्यूज मत दिखाओ। दे गेट सो नेगेटिव अबाउट इंडिया। व्हाट विल दे थिंक अबाउट अ पॉलिटिशियन? उनको नेशनल ज्योग्राफिक दिखाओ, सोनी BBC अर्थ दिखाओ, डिस्कवरी चैनल दिखाओ। शाम को उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनको वॉक करने ले जाओ, उनके साथ बैडमिंटन खेल लो। इंडिया डेफिनेटली नीड्स यूनिवर्सिटीज टू कोच द पेरेंट्स। देयर आर नो प्रॉब्लम चिल्ड्रन, देयर आर ओनली प्रॉब्लम पेरेंट्स। एक बुक थी, हाउ टू रेज हैप्पी पपी, वो कैसे रेस करना है उस पे बुक है। चलो मैं तो कह रहा हूँ उसी को ठीक से पढ़ के अपने बच्चे पे अप्लाई कर लो। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? भगवान ने तुम्हें टाइम मैनेज करने के लिए भेजा है, यहाँ पे तुम्हें बिजनेस कॉर्पोरेशंस खड़े करने के लिए भेजा है। ये तो पक्के ही पप्पू हो गए फिर। 84 में आपने संन्यास लिया था ओशो जी के पास, वो चीज वहां से सीखी जो लाइफ चेंज कर दी, ऐसा कुछ? छोटी सी जिंदगी है, एक बार जीना है, अपने हिसाब से तो काम कर लो। एक जिंदगी में वो भी दूसरे के हिसाब से काम किया तो क्या जिया तुमने? हर व्यक्ति कहता है कि देश के युवा को सुधार दो तो देश सुधर जाएगा। एक व्यक्ति कह रहा है कि देश के युवा को नहीं, उसके पेरेंट्स को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि वो पेरेंट्स ही युवा को बिगाड़ रहा है। ये कहना है पीपल बाबा का, जो कि अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं, 50 से ऊपर कंट्रीज को ट्रेवल कर चुके हैं, इंडिया को जानते हैं, इंडिया के शहरों को जानते हैं, इंडिया के गाँव को जानते हैं, इंडिया की जड़ से जुड़े हुए हैं, नेचर के पास रहते हैं। खुद की 18,000 वॉलंटियर से ज्यादा की टीम है और इनका सिंपल सा मिशन है देश को आगे लेके जाना। इन्होंने आज के पॉडकास्ट में बताया कि भाई युवा एक रोल मॉडल की तलाश में है, जो उसे सबसे पहले घर में मिलता है। अगर घर के रोल मॉडल ही ठीक नहीं है तो युवा कैसे काम करेगा? भारत देश कैसे शारीरिक रूप से कमजोर है विदेश की तुलना में? क्यों आज की डेट में हमारा जो यूथ है वो बाहर निकलने में घबराता है? क्यों उसको हमेशा एसी चाहिए? क्यों हाथ की मिट्टी लगा के सैनिटाइजर ढूंढने निकल जाता है? तो पेरेंटिंग का सही तरीका क्या होना चाहिए? देश का युवा एक दिशा में कैसे जाएगा? पेरेंटिंग में हमने क्या क्या गलतियां की है या आगे हम उस गलती से बच सकते हैं? वर्क लाइफ बैलेंस पे इन्होंने चर्चा की कि वर्क लाइफ बैलेंस आखिर होता क्या है। अगर आप काम को धन मन से करो तो लाइफ की जरूरत ही नहीं है, वर्क ही लाइफ बन जाता है। तो आज की डेट में अगर आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं या हाउसवाइफ हैं या यूथ है या यूथ के माता पिता है, ये पॉडकास्ट आपकी आंखें खोल के रख देगा, जैसे इसने मेरी खोल के रख दी। तो इस पॉडकास्ट को जरूर सुनिए और जानिए क्या चल रहा है इस समय इंडिया में। वेलकम पीपल बाबा जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू सर, सबसे पहले तो आपकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है। हमने पॉडकास्ट के लिए रिसर्च करी, वी आर वेरी थ्रिल्ड। और मतलब आपके ही रिसर्च करते हुए, आपसे बात करते हुए मन पूरा प्रकृति की तरफ की, यार हम भी प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करें। और मैं व्यूअर से पूछना चाहूंगा, हर व्यक्ति का नेचर के प्रति कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नेचर से दूर रहना चाहता हो। मतलब हम कहते हैं कि 6 महीने में 6 दिन टाइम निकाल के प्रकृति से मिलने जाते तो है, और अच्छा भी लगता है कि हाँ चला आए, लेकिन वो 6 महीने में 6 बार ही हो पाता है कि वो 6 दिन की एक वेकेशन है, जाके पहाड़ देखे आए, 4 फोटो ले आए। आदमी नॉर्मल ड्यूरेशन में प्रकृति के पास ज्यादा समय कैसे रह सकता है इस भागदौड़ भरी जिंदगी में? भाई, जैसे हम तो सीधा बोलते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका होता है कि आप अपना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम। आपके घर से शुरुआत होती है। तो घर में कुछ गमले रखिए, गमले में अपना कुछ पेड़ पौधे रखिए। अगर आपके पास आंगन है तो एक छोटा सा किचन गार्डन बना लीजिए। और सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप टाइम अपना जो है पार्क में स्पेंड कर सकते हैं, बेंच पे बैठ सकते हैं, आप अपना कोई गार्डन में जा सकते हैं। हर इंसान आज की एक इतनी बिजी लाइफ है कि कोई उठ के तो मसूरी शिमला जाएगा नहीं, है ना? जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि साल में आप 2 बार चले जाओगे, जैसे 3 बार बहुत हुआ तो 4 बार चले जाओगे। नहीं, 4 बार कोई हाँ, कोई भी नहीं है ना? हाँ, समर वेकेशन में वैसे ही वहां पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर सर्दी होती है तो बहुत होती है, गर्मी होती है तो बहुत होती है, बारिश होती है तो इतना, तो बादल फट रहे हैं, फिर उसका ये भी एक क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम। लेकिन हाँ,
देखिए, प्रकृति जो शब्द है ना, ये इंसान की हमारी अपनी प्रकृति के ऊपर वो है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अच्छा, लोग ये सोचते हैं प्रकृति के पास जाके, पहाड़ों पे जाके, हिल स्टेशन पे जाके, गोवा के बीच पे जाके, जब तक आप अपना फोटो अपलोड नहीं करेंगे, मैं कैसे प्रूव करूं दुनिया को और अपने आप को कि मैं प्रकृति के साथ हूं, है ना? लेकिन प्रकृति का मतलब होता है सहजता, कि आप एक सिंपल लाइफ लीड करते हैं। ठीक है, कमाना है, फैमिली के लिए भी कमाना है, सब कुछ करना है। ये जो रैट रेस है ना, और ये जो दौड़ है, और ये जो अग्रेशन है, जो कंपटीशन है, जो कंपैरिजन है, जो एक कंट्रास्ट हम अपना ले आते हैं, तो और देखा देखी की जिंदगी। मेरे दोस्त ने ये किया है तो मैं भी ये करूंगा, मेरे बगल में कोठी है, उसके पास ये वाली गाड़ी आके खड़ी हुई है तो अब मैं भी ये गाड़ी खरीदूंगा। यू आर वेरी हैप्पी विद योर वैगन आर। मैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखता हूँ, मेरे दोस्त हैं, उनकी वैगन आर बहुत अच्छी चल रही है, वो बहुत खुश हैं उससे। लेकिन क्योंकि बगल वाले ने उससे हायर वर्जन खरीद लिया, तो अब वो परेशान है ना? सो जब हम प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे, ग्रीनरी, तालाब, हिमालय, पक्षी नहीं होते। प्रकृति आपके भीतर भी है। तो एक तो ये बात। सो लेकिन जैसे आपने ये पूछा कि प्रकृति के हम पास कैसे रहेंगे, यू हैव टू टेक टाइम फॉर, अगर आपकी प्रायोरिटी है तो फिर आप समय निकालेंगे, और अगर आप वो इंटेंशन डालते हैं, तो ये जो सबसे जरूरी बात है, मेरा ये मानना है कि अगर आप इंटेंशन डालते हैं कि हाँ, मुझे आउटडोर लाइफ लीड करनी है। आज के ज़माने में मैं प्रकृति आउटडोर को बोलता हूँ। अच्छा, और एक इंडोर है ना? हम सब की एक इंडोर लाइफ है, ठीक है। आउटडोर लाइफ है। अगर हमें, आप कंटेंट क्रिएशन इंडोर भी कर सकते हैं, आप आउटडोर भी कर सकते हैं। आउटडोर जो है वो प्रकृति है। जैसे ही आप नीले आसमान के नीचे, नीली छतरी के नीचे खड़े होते हैं, आप प्रकृति में हैं। ठीक है, चाहे वो सड़क हो, चाहे गार्डन हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे कहीं हो, लेकिन जब तक आप आसमान के नीचे, आप प्रकृति में। सो आई थिंक जितनी ये बीमारियां हो रही हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि हम चार दीवारी के अंदर हैं, सही बात है ना? एक जो मजदूर है, या आप जो किसान खेत में काम कर रहा है, या कोई भी जो सड़क पे भी पत्थर भी तोड़ रहा है, आप देखोगे कि उनका सारी मेडिकल रिपोर्ट्स निकाल के देखिए। और हम आप जो इंडोर मे वाले भी इंडोर वाले हैं वर्सेस आउटडोर वाले हैं, है ना? तो ये प्रकृति का एक बड़ी गहरी बात समझने की है। जो प्रकृति में है, जो नीले आसमान के नीचे हैं, जो बाहर हैं, जो फिर खुली हवा में है, और ये कोविड में भी टाइम में भी ये प्रूव हुआ, जो बाहर थे वो बच गए, जो घर के अंदर थे वो निकल गए, है ना? सो ये सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू डेली लाइफ, आज भी वही है। लेकिन अभी जैसे अपन बात करते हैं बाहर की, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है भैया, इनफैक्ट अंदर रहो। यहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपका आया है। अगर मुझसे कोई पूछता है, जैसे कल भी मेरे एक मित्र ने पूछा, फैमिली ने पूछा कि हम कहाँ जाएं, नैनीताल में ट्रैफिक जैम है, मसूरी में, शिमला में, सब। मैं कहा, जहां हो वहां रहो। बगल के डीडीए पार्क्स हैं, एमसीडी पार्क्स हैं, बढ़िया। आपका अगर आप दिल्ली में हैं तो लोधी गार्डन्स हैं, नेहरू गार्डन्स हैं, आप अपना जाइए, अपना है, बहुत कुछ है आसपास। देखिए, भीड़ का हिस्सा बन के आप सोचें कि आप प्रकृति में जा रहे हैं, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। बल्कि समर वेकेशन में तो कभी भी नहीं जाना चाहिए। बल्कि शोभा जी, अच्छा, आप पिछली बार आप कहाँ गए थे? मनाली? आप तो हाँ। मनाली गए थे, अब हम वहां जा रहे हैं। अच्छा, आप वहां हाँ। गए थे, अब हम वहां जा रहे हैं। कंपटीशन है। वो भी सोशल मीडिया का कंपटीशन हाँ, है। लाइक मेरे आएंगे। कई ऐसे मित्र हैं कि उनको इस चीज की खिज मचती है कि मेरा बगल वाला नेबर जो है दुबई जाके फोटो खींच के लाया है बुर्ज खलीफा के साथ और दुबई मॉल में, मुझे भी जाना है, मैं भी 1 लाख रुपए खर्चूंगा, मैं भी जाके वहां से 10 फोटो अपलोड करूँ। सो ये जो कंपटीशन है ना, प्रकृति में कंपटीशन नहीं है। आप जब पहाड़ पे हैं तो पहाड़ पे हैं, पेड़ों के साथ हैं तो पेड़ों के साथ हैं, वहां कोई कंपटीशन नहीं है। सो आई थिंक प्रकृति एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। अगर इस पे मैं, ये शब्द पे मैं कथा कर सकता हूँ 7 दिन की। सो लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ द व्यूअर्स इसको हम जितना ब्रीफ रख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि जितना आप आउटडोर अपनी लाइफ को रखेंगे, आप उतने स्वस्थ रहेंगे, आप उतने मस्त रहेंगे।
ये सर जितना आउटडोर आप इंडोर रहेंगे उतना बीमार रहेंगे और उतना आप स्ट्रेस रहेंगे। ये बड़ी सिंपल सी एक चीज है। अगर दिन में कुछ भी नहीं है, मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स को भी बोलता हूँ, कुछ भी नहीं करना है ना, फिर भी दरवाजे के दहलीज के बाहर कदम रखिए, टेक अ वॉक, जस्ट गो आउटसाइड, बी अंडर द सन। आज ये B12, आपका विटामिन डी, इतने इश्यूज आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। सो आई थिंक आउटडोर लाइफ, इनडोर लाइफ, दिस डिफाइंस अवर वेलनेस। और सर एक चीज आप कह रहे थे तो मैं दिमाग में उसको रिवाइंड कर रहा था कि लाइफ इंडोर ही आज के डेट में जितनी डिजीज आ रही है, लाइफस्टाइल डिजीज का मेन कारण सेडेंटरी, कि आदमी बैठा वही है, वो घर में बैठा है, वो ऑफिस में बैठा है, वो गाड़ी में बैठा है, वो चल ही नहीं रहा, वो कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब कई दिन ऐसा हो जाता है कि सूरज नहीं देखा। लेकिन अभी जैसे जो अभी करंट सिचुएशन में, जैसे मैं गाड़ी बाहर पार्क करके यहाँ तक आया तो ऐसा लग रहा है कि भाग के अंदर जाओ, बहुत गर्मी है यार, कैसे खड़े रह सकते हैं एक मिनट भी, या पोल्यूशन यार बहुत ज्यादा है इधर, तो अंदर अपने घर में रहो या एयर प्योरीफायर लगा लो। उस केस में अपन क्या करें? जैसे नहीं, तो इसका मतलब आपका डीएनए ठीक नहीं है ना, इसका मतलब आप फिजिकली फिट नहीं है, इसका मतलब आप रफ एंड टफ नहीं है, इसका मतलब एक 40 डिग्री का टेम्परेचर अगर आपको परेशान कर रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, ये समझना टू मच चाहिए। इंडोर लाइफ। एंड हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। भाई कोई अलास्का में रह रहा है, कनाडा में रह रहा है, यूएसए में रह रहा है, साइबेरिया में रह रहा है, कोई अच्छे ठंडे कंट्री में रह रहा है, इंग्लैंड में रह रहा है, वो मुझे कहे कि मुझे परेशानी हो रही है, मैं समझ सकता हूँ, है ना, क्योंकि वो प्रकृति अलग है, उसके शरीर की प्रकृति अलग है। लेकिन इंडिया का कोई बंदा, हमारे भारत में कोई रहते हुए यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कोई कहे कि मेरे को 40-42 से तकलीफ हो रही है, तो सीरियसली गलत है। अच्छा, यहाँ पर एक और मुद्दा है, इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा पीछे लेके बात करूंगा, क्योंकि जब हम इनवाइट भी करते हैं, हम काफी लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, फील्ड हमारा, क्योंकि फील्ड पे काम होता है सारा। आजकल बच्चे काम नहीं कर पाते, फील्ड पे तो डेफिनेटली एवरीबडी वांट्स अ लैपटॉप, सबको वर्क स्टेशन चाहिए, वो कहते हैं सर एसी चला दीजिए, हम आपको जो भी आपको काम करना है हम कर देंगे। आउटडोर काम करने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, एंड दैट इज द रीजन फॉर इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, क्योंकि मैं 63 कंट्रीज घूम चुका हूँ, तो आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, डेनमार्क जाइए, जर्मनी जाइए, फ्रांस जाइए, मैं अभी 4 दिन सिंगापुर में भी था, लोग फिजिकली काम करते हैं। मेरा जो कैब ड्राइवर जो मुझे छोड़ने आया था होटल से एयरपोर्ट पे, ही वाज 94 इयर्स ओल्ड। 94? एंड ही वाज स्टैंडिंग स्ट्रेट, चाइनीज मतलब वहाँ सेटल था सिंगापुर में, एंड आई वाज सो इनामर्ड। मैंने उनके साथ सेल्फी खिंचवाई कि मजा आ गया। 94 साल का आदमी जो है और एकदम बिल्कुल हट्टा कट्टा कैब चला के मुझे लगा, इतना स्मार्टली मुझसे बात कर रहा है। और क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं व्हील चेयर पे था, तो मेरे को जो गाइड कर रहे थे एयरपोर्ट पे भी, वो भी 88 इयर्स ओल्ड मैन था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, as a country, this is a larger issue. I'm glad you picked up this topic. We are physically we are a very weak country. आप उनको छोड़ दो, जो बेचारे मजदूर हैं, पेजेंट्स हैं, जो सड़कों पे काम कर रहे हैं, वो तो ठीक है, उनका डीएनए ठीक चल रहा है। हम आपकी बात कर रहा हूँ। मैं ये बीटेक और इंजीनियरिंग और मेडिसिन और बीकॉम और बीए और ये जितनी क्लास है ना सारी निकल रही है ग्रेजुएशन की, इनको आप एक फावड़ा, एक खुरपी दे के कहो कि बेटा जाके, अब जैसे हम लोग बहुत सारे बीएससी एग्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर के अच्छे बढ़िया लड़के रखते हैं, बट ही डजंट वांट टू गो टू द फील्ड। आप वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का करोगे क्या, पीएचडी का करोगे क्या, अगर आप फील्ड पे खड़े ही नहीं होना चाहते? आप चाहते हैं कि हमें आप लैपटॉप दे दीजिए, हम उस पर रिसर्च कर लेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एज अ कंट्री हमको देखना होगा और पॉलिटिकल प्रायोरिटी भी रखनी होगी कि फिजिकल वेलनेस ऑफ दिस कंट्री। मतलब ठीक है, अब मैं नेक्स्ट ईयर मैं 60 का हो जाऊंगा, हम आज भी 10-11 किलोमीटर हमें चलना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि हमारी फील्ड वर्क है। एक साइड से दूसरी साइड के अंदर तो गाड़ी नहीं जाती, वहां तो आप जंगल है, उसमें आपको चलना पड़ता है, खड्डे भी खोदने पड़ते हैं, गाइड भी करना पड़ता है, पाइप उठा के इधर से उधर भी रखने पड़ते हैं, वो तो लॉट ऑफ फिजिकल वर्कर्स है। बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस चीज को बहुत सीरियसली, ये जिम जाने से कुछ नहीं होगा। I can feel that. जिम जाने से, 21 जून को योगा डे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने से आपकी सेहत ठीक नहीं होने वाली है। एंड दैट इज वाई, अगर देखा जाए,
कॉलरा में नंबर 1 है, हम विश्व गुरु हैं, ठीक है। फिर कैंसर में विश्व गुरु हैं हम, ठीक है। सुसाइड्स में हम नंबर 1 आ गए हैं, 16th रैंक था हमारा 10 साल पहले, अब हम नंबर 1 हैं, ठीक है। यूरोप में जितने कुल मिला के सुसाइड होते हैं वो इंडिया में अकेले होते हैं। जो टीन सुसाइड है हम नंबर 1 हैं, फीमेल सुसाइड में हम हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में नंबर 1 हम हैं, ठीक है। सो वी आर नॉट अ हेल्दी नेशन। क्यों? हमारी हवा हेल्दी नहीं है, हमारी पानी हेल्दी नहीं है, हमारा ग्राउंड वाटर हेल्दी नहीं है, हमारी रिवर्स हेल्दी नहीं है, हमारी सॉइल हेल्दी नहीं है, हम जो खाना खाते हैं वो पूरा केमिकली रिडन है, हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो इट इज टोटली मोनेटाइज हो गया है। सो बहुत दुख होता है ये सब चीजें देख के। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार बहुत अच्छा हुआ, हम तो बड़े अच्छे टाइम पे पैदा हो गए, अच्छे टाइम पे बड़े हो गए, अच्छे टाइम पे काम कर लिया, अच्छे टाइम पे पैकअप हो जाएंगे। ये जो नए होंगे जनाब अली, आपका क्या होगा? जो नई जनरेशन आ रही है ना, आप भी किसी तरह से चलो, अब आप सक्सेसफुल हो गए, आप भी निकाल लोगे अपनी जिंदगी, जो उसके आगे की जनरेशन हो उसका क्या होगा? सो इट्स अ वेरी डीप, मतलब एक इनसाइट अगर कोई बैठ के बात करे इस चीज पे, वी आर अ वेरी वीक नेशन, और हमारा डीएनए एज अ नेशन, मैं मानता हूं यूरोपियन नेशंस, वेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे कि यहाँ कोई भी आप कंट्री से आप हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, बिकॉज दे आर फिजिकली वेरी वेरी एक्टिव। हम एक छोटी सी स्टेटिस्टिक को ले लेते हैं, 16% ऑफ यूएसए इज ओबीज। हम इसके लिए बड़े खुश होते हैं कि ओ जी वो ओबीज है, तो वी एज अ नेशन 42% वी आर ओबीज, ठीक है। हम उस आंकड़े को नहीं देख रहे, हम उसको देख रहे हैं, हम उसमें बड़ी वी आर टेकिंग सोलेस के ओ जी वो लोग ऐसे हैं। अरे भाई, उनके जो बाकी लोग हैं वो 12 घंटे 14 घंटे काम करने वाले हैं, वो उनकी जो वेलनेस है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाइए, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आई एम अ डॉक्टर और आई एम इंजीनियर। वो पहले कहते हैं मुझे क्या लेना देना आपसे। आप किसी भी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन से पूछिए, वो कहेगा आप स्पोर्ट्स कौन से खेलते हैं, डू यू प्ले टेनिस, डू यू वॉक, डू यू रन, डू यू पार्टिसिपेट इन मैराथन, डू यू डू साइकिलिंग, डू यू, दे वांट टू नो व्हाट यू प्ले। आप वो स्पोर्ट्स इज नेशनल, तो उनका देखो ना डीएनए फिर कैसा है। दिल्ली जितनी पॉपुलेशन है उनकी ऑस्ट्रेलिया की, और कितनी टीम में कितने, आपको मालूम है ओलंपिक्स में उनका वो कैसा रहा ओलंपिक्स में दिल्ली जितनी पॉपुलेशन है, दिल्ली जितनी पॉपुलेशन है एंटायर ऑस्ट्रेलिया की, और वो कितना, इट्स अबाउट बिकॉज आउटडोर लाइफ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं अभी सिडनी में एक होटल में ठहरा हुआ था, वहां पर मुझे मैनेजर ने एक बड़ी गजब की बात कही, मजा आ गया, मैंने एकदम डायरी निकाली, नोट किया इस चीज को। उसने कहा सर ऑस्ट्रेलियंस डोंट कम टू आवर होटल, इट इज ओनली जो बाहर से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो हैं ऑक्यूपेंसी के हिसाब से। ऑस्ट्रेलियंस जो है बहुत बड़ी, कोई किसी की बिजनेस मीटिंग हुई, मजबूरी हो गई तो आ जाएगा, वो अपना कैंपर खरीदते हैं, वीकेंड्स पे जाके जंगलों में जो कैंप साइट्स होती हैं वहां जाके टाइम स्पेंड करते हैं। दे डोंट कम टू अवर होटल। ऑस्ट्रेलियन जो है अपने ही होटल में, अपनी कंट्री के होटल में नहीं जाता, वो आउटडोर में ही रहता। वो फिशिंग के लिए जाएगा, मैराथन दौड़ेगा, हाइकिंग के लिए जाएगा, ट्रैकिंग के लिए जाएगा, बाइकिंग के लिए जाएगा, पिकनिक बनाएगा फैमिली के लिए, सैटरडे संडे मतलब बाहर, ठीक है। अब आप देखो कि फिजिकली उनका डीएनए कैसे वो हो रहा होगा। और ये कहना कि नहीं नहीं वो तो बहुत अमीर लोग हैं, एक बात बताऊं, मेरे ख्याल से यूएसए कनाडा वगैरह छोड़ दो, दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनर्स और करोड़पति इंडिया में है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी नहीं है। तो कहीं ये तो सच नहीं था 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके बोला कि इंडिया इज अ नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, बहुत प्रोफाउंड बात बोली उन्होंने, है ना। सो हमारी प्रायोरिटी हमारी हेल्थ है ही नहीं। मैं भी एक ऐसे शायद मैं भी ऐसा ही होता, लेकिन मेरा इकोसिस्टम ऐसा था कि मैं फौजी का बच्चा हूँ, हमारे फैमिली में थोड़े फौजी ज्यादा हैं, तो हम लोगों का बड़ा रफ टफ जिंदगी रही। हम लोगों को कभी भी मतलब साइकिल भी खरीद के दी गई, तो मतलब एमए तक तो मैं साइकिल चलाता रहा, फिर एक मोपेड दी, फिर लूना खरीदा, फिर एक वो प्रिया स्कूटर खरीदा, फिर आजकल के बच्चों को एकदम मिनट में गाड़ी क्लास दे के बाद ही देते। बोले कौन सी बाइक दिला रहे हो। वो जो आप हम अपने बच्चों को कैसी परवरिश है, सो बस उसको समराइज मैं करूंगा, देन आई लैंड दिस टॉपिक के इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को परवरिश कैसे दे रहे हैं फिजिकल लेवल पे,
हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं. सही बात। We are not paying attention to the health of our children, to our generation, to our employees, corporate employees, business organizations. हम हेल्थ के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं. अगर आपकी हेल्थ नहीं है ना, तो आप वेल्थ को भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे. आप नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि आप जो कमाओगे सर, आप वो हेल्थ जाके ले जाएगी। आप नर्सिंग होम में, आप हॉस्पिटल में, आप जाके डॉक्टर्स को और क्लिनिक्स को डोनेशन में दोगे. आप, मैं डोनेशन ही बोलूंगा. देयर वाज नो रीजन फॉर इट, है ना. और ये धरती वो है जिसने योग को पैदा किया. हमारा योग तो बाकी लोग मार्केट बाकी कर लोग रहे हैं. मार्केट करें. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट है. कभी किसी अच्छे कोई इंसान मिले तो उसका भी आप पॉडकास्ट कीजिएगा, कि जो इस फील्ड का नॉलेज रखता हो, जिसके पास डेटा हो. देयर आर मोर योगा स्कूल्स in America at the moment, and Australia and Ireland, than we have in India. That's true. And they are doing so well. हाँ. जितने अच्छे योगा टीचर्स हैं, जो ऋषिकेश में, बनारस, वाराणसी साइड पे थे, जो मैसूर में थे, ये क्योंकि ये सेंटर्स हैं योगा एक्सेलेंस में, दे हैव ऑल गॉन अब्रॉड. क्यों? क्योंकि इंडियंस इंटरेस्टेड ही नहीं है. दे आर मोर इंटरेस्टेड इन वेयरिंग गुड क्लोथ्स. एंड इवन बॉयज, मैं तो कभी कभी सैलून में जाता हूँ, मेरे को शर्म आ रही होती है. मेरे आसपास सारे टीनेजर्स अपनी आईब्रोज करा रहे हैं, अपना वो करा रहे. हम तो एक सीधा अपना धर्मेंद्र कट, एक छोटी सी एक सिजर कंघी लेके अपना करवा के 10 मिनट में बाहर आ जाते हैं. लेकिन बाकी बच्चे तो वहाँ 2-2 घंटे बैठ के फेशियल्स करा रहे हैं. अरे 19 साल के बच्चे हो, तुम्हें फेशियल की जरूरत है? तो यू प्लीज अंडरस्टैंड. शायद मैं अपने बुढ़ापे के कारण ये बात कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक पर्सपेक्टिव की बात कह रहा हूँ. फिजिकली वी आर नॉट वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स एज अ जनरेशन, एज अ कंट्री. हम नहीं काम कर रहे हैं. हम बहुत ज्यादा मोनेटाइजेशन में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कमर्शियल में हो रहे हैं. हम अपने बच्चों को ये कह रहे हैं, अगर मुझे अपने बेटी को कुछ कहना हो तो मैं कहूंगा, बी हेल्दी, बी हैप्पी. दैट इज द थिंग फॉर सक्सेस. मुझे नहीं परवाह तुम क्या करो लाइफ में. यू शुड बी हेल्दी, यू शुड बी हैप्पी. बस बात खत्म. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. लेकिन हम अपने बच्चों को क्या कह रहे हैं? नहीं, वो डिग्री पैसा वो वाला जो. सो इट रियली, वो इट मेक्स द नेशन सिक. इट मेक्स द नेशन सिक, यू नो. तो ये मेरे को बहुत फिक्र होती है, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया. जैसे आप कहते जा रहे थे इधर, मतलब माइंड में लाइव एग्जांपल चल रहे थे. जैसे आपने कहा ना कि फील्ड में काम नहीं करना चाहते. मैं कह रहा हूँ, आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ 100 सीढ़ी, अगर कोई मंदिर ऊपर है, पहाड़ी भी गया है, 100 सीढ़ी चढ़नी है, तो मैं कह रहा हूँ 100 सीढ़ी भी छोड़, 3 फ्लोर अगर कोई चढ़ के आएगा तो 5 मिनट में तो चढ़ के आएगा, और 10 मिनट बैठ के हाफेगा, सांस लेगा. भाई किया क्या था? बोले 3 फ्लोर चढ़ के आया हूं. और यही भारत की यूथ की बात है. और प्रायोरिटी ऑब्वियसली घर से ही डिसाइड होती है. तो घर में अगर घर वालों ने कहा कि तू बस पढ़ाई पे ध्यान दे, ये खेलना कूदना बंद कर, तू पढ़ाई, तू डिग्री ले ले, तू काम कर, तू हासिल कर, तू ये कर, तो वो फिर उसी में रहता है. पढ़ाई लिखाई सब छूट जाती है. सर आपको मैं यहाँ बताऊं, इंडिया में मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली ये बात कह रहा हूँ, 47 ईयर्स हो गए हमें फील्ड में काम करते हुए. अगर आप अपने हाथ से काम कर सकते हैं ना, और अपने पांव से चल सकते हैं, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं. आप मुझे 10,000 आदमी दे दो, कल दे दो सुबह, मैं उसको सबको नौकरी दूंगा. हम तरस जाते हैं. 1000 इंटरव्यूज लेते हैं, उसमें से 2 या 3 लड़के ऐसे निकलते हैं जो कहेंगे हाँ सर, मैं 6 से 7 घंटे में फील्ड पे काम कर. नोबडी वांट्स टू वर्क. फील्ड पे खड़ा ही नहीं हो सकता. किसी को मच्छर काटता है, किसी को खुजली होती है, किसी को ज्यादा गर्मी लगती है, किसी को ज्यादा सर्दी लगती है, किसी को ज्यादा बारिश लगती है, किसी को हवा लगती है, किसी को कुछ होता है, थक जाता है, किसी को बुखार आ जाता है. हाँ, जाके पैसिफिक मॉल में शॉपर स्टॉप पे बैठ के काउंटर पे 6,000 की नौकरी करके वो परफ्यूम बेच लेगा. बट वो 20,000 रुपए की नौकरी फील्ड पे खड़े होके इंटेग्रिटी वाली, एक रिस्पेक्टफुल अपनी इनकम, वो काम नहीं कर सकता. दम ही नहीं है उसके 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 शरीर में दम नहीं. Now, this is a very 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 serious thing, sir. It's a very serious thing. हमारा यूथ फिजिकली काम ही नहीं कर पा रहा है. कंफर्ट तो वो तो एक, चलो एक फिर भी एक बात हो गई कि चलो कंफर्ट एसी में चाहिए, बिना एसी के काम कैसे करेंगे? आई डोंट नो. मतलब
you should talk to more people about this. नहीं सर, आपने जिस तरीके से बात की ना कि ये वाला एंगल की भी अगर आप शारीरिक रूप से काम करने लग जाओगे तो नौकरी मिल जाएगी, और ये फैक्ट है। मैं कह रहा हूँ सर, अभी जो आपने बात की नई जनरेशन की, कि नई जनरेशन का हमारी तो निकल गई, नई जनरेशन का अभी कॉर्पोरेट्स में जेनजी एम्प्लॉइज हायर किए, जी सर। फिर उन्होंने कुछ समय बाद 1 साल 2 साल बाद फायर की, और फिर कहा यार नए इनको नहीं रखना, क्योंकि वर्क एथिक अपन कह रहे फील्ड, वो कह रहे नए जगह बैठ के भी नहीं है, क्योंकि वो जनरेशन है इंस्टेंट वाली कि यार अपन कहते हैं इस नई नौकरी मिली ना, 3 साल बैठ के काम करते हैं, 3 साल बाद देखेंगे आगे क्या होता है। हाँ। या तो 3 महीने हो गए, सैलरी बढ़ा दो, प्रमोशन, काम, आज शाम को पार्टी ये है, मुझे तो मोबाइल चलाना है, आज तो ये है, तो वो डिस्ट्रैक्शन जो है, फोकस नहीं है, तो उसकी वजह से कॉर्पोरेट्स ने फिर जेनजी को जो हायर किया फिर फायर भी किया, बोले यार नहीं हो पाएगा, कि अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, रोल मॉडल्स खत्म हो गए, या गलत रोल मॉडल से मैं कहूँ शायद। मैं नेगेटिविटी में जाऊंगा ही नहीं, ठीक, मैं तो कह रहा हूँ पॉजिटिव रोल मॉडल खत्म हो गए। हमने क्योंकि अपनी नानी को देखा, दादा को देखा, दादी को देखा, पेरेंट्स को देखा, हमने आसपास अपने बड़े बुजुर्गों को देखा कि हाउ फिजिकली एक्टिव दे वर, एंड किस तरह से वो अपना काम करते थे, अपने घर का काम करना, बाहर का काम करना, चीजों को संभालना, तो शायद वो इकोसिस्टम हमारे ऊपर भी हो गया। ठीक है, अब पेरेंट्स ही वो इकोसिस्टम नहीं दे पा रहे। सही बात है। अंकल आंटी चाचा चाची नहीं दे पा रहे, बच्चे को हम कैसे कसूरवार सुनाएं, वो बेचारा, उसने देखा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है ये क्या होता है। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है। अगर आप जैसे बाहर के देशों में भी जाएं, आज भी जो लोग अपने बच्चों को लेके वो खेत में जाते हैं, उनसे काम करवाएंगे, उनसे ट्रैक्टर भी चलवाएंगे, चाहे कैटल रेयरिंग है, शीप फार्मिंग है, जो भी करवाते हैं। मैंने तो अभी ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, हम यूरोप में भी जब जाते हैं तो फार्म्स में देखते हैं, कंट्री साइड देखते हैं, क्या बच्चों से काम करवाते हैं, क्या बच्चों से काम करवाते हैं। आज किसान, इंडिया की ट्रेजेडी क्या है, किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता, किसान खुद नहीं चाहता बेटा करे, बेटा तो शहर जाके नौकरी कर ले, ये चीज रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगी। तो रोल मॉडल जो है ना, वो तो पेरेंट ही होता है। रोल मॉडल आपका, जो आपका कॉर्पोरेटर है, एमएलए एमपी है, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, वो एक रोल मॉडल होता है, वो बड़ा गजब का रोल मॉडल होता है, वो पूरे सोसाइटी का रोल मॉडल होता है, वही नहीं है ना। अब जैसे या जैसे कहाँ लोग हैं जो चलते थे, कभी किसी को देखा चलते हुए? सब फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, सब स्कॉर्पियो में घूमते हैं, वो एक फॉर्च्यूनर भी एक नहीं चाहिए उनको, 40 पीछे चाहिए, उनको कॉन्वॉय चाहिए पूरा। सो रोल मॉडल्स जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। सो किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, मुझे वो एक नॉर्मल, बैलेंस्ड, सिंपल, ठीक ठीक रोल मॉडल भी, वो भी उपलब्ध नहीं है। अच्छा, पॉलिटिकल में भी अगर आप देखें, जब मैं बच्चों को बोलता रहता हूं कि अगर आप अच्छे हैं तो प्लीज बच्चों पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, डू समथिंग गुड फॉर द नेशन, बी अ गुड पॉलिसी मेकर, बी अ ऑनेस्ट, इफ यू कैन बी अ। वो कहते सर कहाँ है रोल मॉडल, कौन सा है, किसके जैसे बने, किसके जैसे बने। पहले हमें तो बोला जाता था कि शास्त्री जैसे बनना, है ना, हमें बोला जाता जैसे बनना, हमारे कई नाम थे, बहुत सारे नाम थे। तो रोल मॉडल्स खत्म हो गए आपके। बिजनेस में भी रोल मॉडल्स खत्म हो गए। अब हमारे दादाजी थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े फार्मर भी थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन। हमने खुद देखा गोद में बैठ के, जैसे वो गले पे बैठते थे, किस तरह उनकी कैश ट्रांजैक्शंस होती थी, कितनी ऑनेस्टी थी, कितनी इंटेग्रिटी थी, कितना उनमें फिलैंथ्रोपी थी, कितना, कोई बेचारा किसी के पास पैसे नहीं है उठा के सामान दे देना, वो जेनरोसिटी, वो चीज, वो रोल मॉडल है ना। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार वही होते हैं, आपकी एक रिफ्लेक्शन होनी चाहिए ना। यू नीड टू हैव, रोल मॉडल इज समथिंग यू लुक अप टू, देयर इज नथिंग टू लुक अप टू। सब ऐसा ही है, ठीक है। तो ऐसा लगता है मैं कुछ गलत भी कर रहा हूँ तो लगता नहीं गलत कर रहा हूँ, ऐसा लगता है जो सब कर रहे हैं मैं वही तो कर रहा हूँ, गलत है कहाँ से? एग्जैक्टली। तो जब गलती लग, जैसे
मैं स्पोर्ट्स नहीं खेलता, तो मेरे आसपास कोई भी नहीं खेलता, तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स ना खेलना नॉर्मल है। जो जी खेलता है वो एबनॉर्मल है कि भाई यार हमारी सोसाइटी में 2 आदमी हैं, ये खेलते हैं टेनिस, हाँ तो यार ये दोनों तो अलग है, पता नहीं क्यों हाँ टेनिस खेलते हैं। स्पोर्ट्स का हम मतलब सब तो नॉर्मल है। आजकल स्पोर्ट्स का मतलब आईपीएल होता हाँ, है ना? दैट इज बिजनेस, दैट इज नॉट स्पोर्ट्स। और वो भी तुम देखते हो, खेलते वो थोड़ी तो हो। एक प्रॉपर मार्केटिंग एंड बिजनेस मॉडल है। वो हम्म, अपने आप में ठीक है, आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट। लेकिन बच्चों को हम नहीं दे पा रहे हैं। हम किसी भी चीज में, बिजनेस में भी हम मॉडल्स नहीं दे पा रहे हैं। वो एक स्टार्टअप एक शब्द आ गया है, चलो उसमें हम ये तो देख रहे हैं कि 10 लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं स्टार्टअप में। आप उनके बारे में भी तो बताओ, वो जो 10,000 जिनकी कुड़की हो गई जिनके नहीं हो पाई, सही बात है ना, उसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। तो आई थिंक रोल मॉडल्स जो हैं, है। सर एक चीज और है, जैसे अभी अपनी जनरेशन की लाइफ काफी हद तक बदल गई। जैसे अगर अपने एक जनरेशन पहले अपन बात करते हैं तो ऑप्शंस नहीं थे। जैसे आपने भी बताया अपने बारे में कि भाई साइकिल से जा रहे हैं, फिर वो स्कूटर है, वो भी धीरे धीरे चीजें आ रही है। तो अब संसाधन कम थे, मॉल्स नहीं थे, एसी नहीं थे, टीवी नहीं थे, तो चीजें कम थी पर लोग खुश थे। अब हम कह रहे हैं कि यार टीवी में 100 मॉडल हैं, मोबाइल में हजारों पिक्चरें हैं, आपके दुनिया भर के हर कदम कदम पे मॉल हैं, एसी, क्या सुविधा चाहिए तुम्हें, बैठे बैठे जो मिलोगे सब मिल जाएगा। तो सब कुछ सुविधा होने के बावजूद भी वो खुशी भी मिसिंग हो गई है, और स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब हमने 25-30 साल पहले शायद स्ट्रेस शब्द सुना ही नहीं था, स्ट्रेस होता क्या है, कोई जी था भी नहीं। जी अब जी जाके सब कुछ होने के बाद स्ट्रेस, और जो आपने फिगर दिया वो मेरे लिए अभी डिवेस्टेटिंग है कि सुसाइड में हम नंबर 1 हो गए। मुझे ये हाँ फिगर हाँ नहीं हाँ पता था। हाँ, आप चेक किसानों के कीजिए। सुसाइड का फिर भी कभी कभी डिप्रेशन, सुनते थे, बट एंजाइटी, ये कैसे है? बाइपोलर डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, बहुत सारे। क्यों ये, मतलब पहले सब कुछ ना, कुछ भी ना होने के बाद स्ट्रेस नहीं था, आज इतना कुछ होने के बाद स्ट्रेस क्यों, क्या कारण? एक चीज आपसे शेयर करूं, प्लीज। क्योंकि मैं ऋषिकेश हरिद्वार बहुत ज्यादा रहता हूँ, बनारस तो डेफिनेटली, और भी हमारे जो स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं। एक बार एक डेनमार्क के एक हमारे फ्रेंड ने बड़ी प्यारी बात बोली, मैं उसी पे आई विल रेस्ट माई केस बिकॉज दैट इज इनफ। वो कहते पहले ना आपका देश गरीब था लेकिन खुश था, आज से 10 साल 15 साल पहले। कहता है अब आपके पास पैसा है लेकिन मुझे कोई खुश पर्सन नजर नहीं आता, देयर इज सो मच स्ट्रेस इन योर कंट्री, अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा। नहीं तो वही इंसान आके 6-6 महीने ऋषिकेश में बैठा रहता था। कहता आपके तो आश्रम ही पूरे कमर्शलाइज हो गए, आपके, अब क्या बोलूं मैं, साधु सन्यासी ऋषि मुनि जितने भी हैं, एवरीथिंग इज मोनेटाइज्ड, कोई मिलता ही नहीं है जब तक आप हाँ, हैं। तो वो कहता है भाई हो गया, हो गया। इट्स ओवर, इट्स ओवर, यू नो। सो नाउ दिस इज, आई डोंट वांट टू कमेंट टू मच, लेकिन ये बहुत ही प्रोफाउंड बात है। आपका देश गरीब था लेकिन खुश था। खुश था। अब हो सकता है आपके पास पैसा आ गया लेकिन आप खुश नहीं हो। 2 कुर्ते में खुश थे, अब 2 अलमारियां भर के कपड़े तो भी जो खुशी भी नहीं है, जो भी है, पर ये बहुत ही प्रोफाउंड बात है। और एक फॉरेनर जो 20 साल से इंडिया एवरी ईयर आता है और वो ये कह के फिर कहता है दिस इज माय लास्ट विजिट, आई एम नॉट कमिंग अगेन। और ये वो इंसान है जो तिब्बत गया, थाईलैंड गया, बुद्धिज्म में रहा, हिंदुइज्म में रहा, तबला सीखा, सितार सीखा, बनारस के घरानों में उसने क्लासिकल सीखा, योग में नंबर 1 था, सब कुछ होते हुए, और वो इंसान कह रहा है कि नहीं अब चल दिए, अब टाइम, अब इंडिया इज नो मोर द वे इट वाज, है ना। तो रीजन क्या लगता है आपको उसके पीछे? मतलब ये बात तो है, फैक्ट तो है। यही जो हम बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया की बात करें कि पहले था कि पता ही नहीं था कि क्या लेना। जैसे मैं हाँ। बताऊं कि मान लो मुझे पता है कि मेरे शहर में एक रेस्टोरेंट है, वहां पे खाना खाना है, मैं जाके खाया खुश हूँ। अब मुझे लगता है कि यार मैं अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है ये रेस्टोरेंट, ये तो देखा ही नहीं, ये तो डिश नहीं, ये तो ब्रांड नहीं पहना, ये तो ये नहीं हुआ, अरे यहाँ तो गया ही नहीं, वो तो हुआ ही नहीं। तो अब इतनी चीजें दिखने लग गई कि वो जो नेवर, जो पाने की लिस्ट है ना, पहले एक ही चीज पता थी, वो मिल जाती थी। एस्पिरेशनल। अब क्या 10 चीज होने के बाद 100 चीज नहीं है। हियर आई थिंक मैं थोड़ा सा इसमें होपफुल भी हूँ। मे बी आवर कंट्री इज गोइंग थ्रू अ फेज, ये एवोल्यूशन है, एवोल्यूशनरी फेज है, एक ट्रांजिशनल फेज है, 10-20 साल का फेज है, जहां पे हमें अपने आप ही हम ठहर जाएंगे, फिर हमें समझ आ जाएगी। अभी ये जो बैंड बाजा बारात चल रही है हमारी, ये अपने आप
सम हो जाएगी, अपने आप शिथिल हो जाएगी, अपने आप हम ठहर जाएंगे, यार कर क्या रहे हैं हम लोग, और ये विजडम खुद आएगी। मेरे को ये होप है। ठोकर खा और के आएगी, ये थोड़ी सी आएगी लेकिन। हाँ, मैं देख रहा हूँ 10-12 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अनदर मे बी अनदर 10 years फिर हम लोग शांत हो जाएंगे, है ना। जैसे वेस्ट शांत हो गया, अब वेस्ट शांत हो गया। आप रियल लाइफ उनकी देखो ना, उनको उनके घरों में जाके देखो। वो ठीक है, सोशल मीडिया पे जो भी वेस्ट का दिखता है, क्योंकि आई कीप गोइंग टू द वेस्ट, तो मैं देखता हूँ वो अंदर से बड़े काम एंड कंपोज्ड है, बहुत काम एंड कंपोज्ड है। वो दे आर मोर स्पिरिचुअल देन, यस। गॉट इट। सर अब आते हैं थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस। आज के दिन में बहुत बड़ी डिबेट है, और ये इसमें लाइफ वाले पोर्शन मुझे आपसे बहुत सीखने को मिला, तो मैं चाहता हूँ ये लर्निंग रहे कि वर्क लाइफ बैलेंस पे क्या व्यू है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अभी जो लिंक्डइन के थे, उन्होंने कहा यार कि अगर तुम स्टार्टअप कर रहे हो या तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो तो देने पड़ेंगे 80-90 घंटे, करना पड़ेगा हसल। क्या होता है वर्क लाइफ बैलेंस? तो वर्क लाइफ बैलेंस नाम की कोई चीज नहीं है। अगर सक्सेस चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए, तो करनी पड़ेगी मेहनत, और बाकी कोई ये वर्क लाइफ बैलेंस फालतू की चीज है। और कुछ और कोई 70 घंटे काम करवा रहा है, 90 घंटे काम करवा रहा है, और कोई कह रहा है कि नहीं भाई साहब बैलेंस भी तो रखो, तुम काम किसके लिए कर रहे हो, ताकि जी सको, और तुम जी नहीं रहे हो तो फिर काम क्यों कर रहे हो? तो ये जो एक बहुत बड़ी डिबेट है, इसको लेके इस पे आपके व्यूज। हाँ, मेरे बड़ा सिंपल सा इस पे है। ये वाकई एक बड़ा कॉम्प्लेक्स डिबेट है। सो लेकिन मैं इस पे ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा एक बड़ा सिंपल सा मानना है, तुम जिस चीज से आपका इंटरेस्ट है, आपको कोई चीज अच्छी लगती है, आप उस पे काम करते हैं, तो आप काम करते रहो, वही बैलेंस लाता है आपकी लाइफ में। तो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हो ना, आप जब गहरे अपने काम में उतरते हो, आप अपने आप बैलेंस हो जाते हो। अच्छा, आप अपने काम में गहरे उतर के तो देखो, है ना। फिर वो जो आनंद है, वो जो मजा है, वो जो चीज है, अपने आप आपका शरीर, आपका मन, आपका काम आपको बोलेगा बेटा ठहर जा, 2 घंटे रेस्ट कर ले, 4 घंटे रेस्ट कर, काम आपसे वो करवाएगा आपसे। लेकिन अगर आप जबरदस्ती का काम कर रहे हो, एंड दैट इज द होल प्रॉब्लम। जो अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे, हम वो कर रहे हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे जो हमारा मन कर रहा है। सही बात है। बचपन में अगर आप मुझसे पूछते कि आप क्या करना चाहते हैं, तो मैंने कभी ये थोड़ा ना सोचा था कि मैं सारी जिंदगी ये एफोरेस्टेशन का हम काम करेंगे। उस वक्त तो ये था, मुझे सबसे आसान काम और सबसे प्यारा काम चाय की दुकान लगती थी। तो मुझे चाय का वैसे ही शौक था, तो हम जब बाहर निकला करते थे, टपरियां देखते थे, वो देखते थे कि यार ये अपना आराम से आता है, तंदूर लगाता है, इसमें चाय बनाता है, और इतने सारे पैसे इकट्ठे करता है, कॉइन्स इसके पास आते हैं, है ना। तो उस वक्त इनोसेंस थी, हमारे को मालूम नहीं था, तो हमें लगता था कि हम चाय की दुकान कर लेंगे, है ना। लेकिन हाँ, और ये भी मैं मानता हूं, अगर मैंने चाय की दुकान की होती तो मैं उसको करता, कंसिस्टेंटली करता और बड़े प्रेम से करता। प्रकृति ने कुछ और, जैसे हमारे गुरुजी कहते थे कि यू आर द चोजन वन, यू नो। तो कभी अहंकार मत करना कि तुम पीपल या तुम जंगल लगाते हो या तुम पौधे लगाते हो। पौधों ने तुमको चुना है, पेड़ों ने तुमको चुना है, इसलिए तुम लगा पा रहे हो, नहीं तो तुम नहीं लगा पाते इस चीज को। तो वो अलग चीज है। कहना मेरा ये है कि अगर आप अपने दिल का काम करते हो, अपने मन का काम करते हो, तो उसमें वर्क लाइफ बैलेंस, तो आई थिंक वही बैलेंस है लाइफ का, कि आप एक बढ़िया काम कर रहे हैं जो आपका मन पसंद है ना। अब जैसे मुझे ऐसा लगता है, मेरा काम ही मेरा रेस्ट है, मेरा काम ही मेरा प्लेजर है, मेरा काम ही मेरा लेजर है। मैं उसी तरह की किताबें पढ़ता हूँ, उसी तरह के लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, उसी तरह के लोगों के साथ सत्संग करता हूँ, उन्हीं जैसे लोगों के घर जाके रुकता हूँ, उन्हीं के जैसे लोगों के साथ खाना खाता हूँ। तो काम ही आपको सब करवा देता है। प्रॉब्लम इज, जो मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग, पर्सनल ओपिनियन है, 95 to 98% पीपल आर नॉट डूइंग व्हाट दे वर मेंट टू डू। वो जॉब कर रहे हैं, पर 10 से अच्छा टाइम पास करना है कि ईएमआई निकल जाए, बाकी उस काम में प्लेजर नहीं है, मन नहीं है। अभी मेरे एक दोस्त है जलंधर से, वो गए हैं कनाडा, गए 2 साल पहले, उनका पीआर हो गया, सब हो गया।
तो वो वहां जाके कहते हैं इज बीटेक इन केमिकल इंजीनियर, क्या यार मेरा मन नहीं लगता इस चीज में, नहीं लगता। मैं कहा तेजिंदर तेरे को जो अच्छा लगता है ना यार तू वो कर। कहता मेरे को ना यहाँ पे ट्रक चलाना बड़ा मजा आ रहा है। उसने छोटा सा ट्रक खरीदा था तो वो, तो मैंने कहा इसी में कुछ कर ले। उसने कमर्शियल लाइसेंस लेके अब वो पैन कनाडा ट्रक चला रहा है एंड ही इज सो हैप्पी। हाँ वो बात अलग है कि उसकी बीवी बच्चे उसके कनाडा के उसके माँ बाप सारे परेशान हैं, और वो मेरे को तो उन्होंने ब्लॉक ही कर दिया कि ये बाबा के चक्कर में इसके चक्कर में मेरा क्या? बेटा जो है इंजीनियर वो है ट्रक ड्राइवर बन गया। बट एटलीस्ट ही इज अ हैप्पी मैन। वो कहते मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं 8 घंटे काम करूं 10 घंटे काम करूं, मैं लैंडस्केप्स देखता हूं, मैं स्नो बाउंड एरिया में जाता हूं, यहाँ इतना ही नेचुरल ब्यूटी है। वो मेरे को फोटो में भेजता रहता है व्हाट्सएप पे, और ये देखो यहाँ कितना सुंदर है, यहाँ कितना अच्छा है, अभी मैं -20 डिग्री में हूँ मैं ये। उसको लगता ही नहीं कि मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, तो उसका वर्क लाइफ बैलेंस अपने आप हो रहा है। दिस इज व्हाट आई मीन। जब आप अपने हिसाब से अपने मन की आप काम नहीं करेंगे ना यार, स्ट्रेस है। छोटी सी जिंदगी है, एक बार जीना है, अपने हिसाब से तो काम कर लो। हैं एक जिंदगी में वो भी दूसरे के हिसाब से काम किया तो क्या जिया तुमने, ये तो पक्के ही पप्पू हो गए फिर तो आप। हैं तो मतलब आपके पास टाइम ही कितना है, हैं तो उसमें भी आप दूसरों के हिसाब से चल रहे हो। उसने कहा तो इसलिए कर दिया, उसने कहा तो इसने कर दिया। नहीं, आई थिंक दिस इज समथिंग समाज को और स्पेशली पेरेंट्स आर गेटिंग वेरी एस्पिरेशनल। अगर देखो इस सिंपल सी चीज है, अगर पेरेंट्स नॉन एम्बिशियस हैं तो बच्चा रिलैक्स्ड। पेरेंट्स कहें बेटा जितना पढ़ सकता है तो पढ़, अगर तेरे को ट्यूशन चाहिए तो बता दे बेटा, हम जितना अफोर्ड कर सकते हैं तेरे को ट्यूशन रख दें, ठीक है। तेरे को स्पोर्ट्स खेलनी है तो स्पोर्ट्स खेल ले, ज्यादा मत खेल, चल 2 घंटे खेल ले, होमवर्क भी करना है ना। इफ दे आर रिलैक्स्ड एंड दे आर इजी गोइंग, घर का माहौल लाइट रखें। अगर झगड़ा करना है दरवाजा बंद करो, कर लो झगड़ा, बच्चों के सामने क्यों ट्रॉमा क्रिएट करो, है ना। और एक तो माशाल्लाह जो आप न्यूज चैनल देखते हो, है ना, 6 बजे से लेके 11 बजे तक झगड़ा करते हैं वो लोग। हाँ करते क्या है, न्यूज कहाँ होती है, झगड़े ही होते हैं। वो तो शुगर है, कभी कभी कुछ हो जाता है, इजराइल वॉर हो जाती है, यूक्रेन वॉर हो जाती है, बहुत दुखद अभी एयर इंडिया का हो गया, तो थोड़ा सा उनका ध्यान बढ़ जाता है। जैसे ही ये न्यूज खत्म होती है फिर लड़ना शुरू कर देते हैं आपस। तो आप कितना स्ट्रेस क्रिएट करते हो। एक तो मैं पेरेंट्स को बहुत समझाता हूँ कि भैया न्यूज मत दिखाओ बच्चों को, दे गेट सो नेगेटिव अबाउट इंडिया। What will they think about a politician? What will they think about the country as a whole? है ना। तो उनको नेशनल ज्योग्राफिक दिखाओ, सोनी BBC अर्थ दिखाओ, डिस्कवरी चैनल दिखाओ, कोई साइंस के चैनल्स दिखाओ, कोई अच्छी चीज दिखाओ। शाम को उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनको वॉक करने ले जाओ, उनके साथ बैडमिंटन खेल लो, बाहर कुछ गुल्ली डंडा ही खेल लो यार, पिट्ठू खेल लो, कुछ भी खेल लो, बच्चे के साथ अपना टाइम निकालो। लेकिन आई थिंक इफ पेरेंट्स, मेरा तो मानना है कि इंडिया डेफिनेटली नीड्स 400-500 यूनिवर्सिटीज टू कोच द पेरेंट्स। बच्चों को छोड़ो, देर आर नो, मैं टीचर हूं, मैंने पिछले 30 साल से इंग्लिश पढ़ाई है, मैं बहुत सारे बच्चों के साथ, आई कैन टेल यू आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल, आई एम सेइंग देर आर नो प्रॉब्लम चिल्ड्रन, देर आर ओनली प्रॉब्लम पेरेंट्स। पेरेंट्स अगर ठीक है बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। पेरेंट्स खुला छोड़ देंगे तो किस बात का स्ट्रेस नहीं है। हाँ, एंड देन यू हैव टू बी ट्रस्टिंग आल्सो। बच्चा देखो छोटी मोटी गलती करेगा, है ना, पीपल गो इनटू रॉन्ग दिस थिंग आल्सो, लेकिन अगर उसको मालूम है कि मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं कि आई कैन शेयर एनीथिंग विद देम, मैंने अगर गलती भी की है एंड आई कैन कम एंड बी इन देयर, मैं बैठ के उनसे कह सकता हूँ एंड दे विल प्रोटेक्ट मी, क्यों कोई करेगा भाई। रेयर कभी कोई कुछ होता है। सो पेरेंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिवर्सिटीज एंड कोचिंग इज, हर चीज का कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, रील बनाने का भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, पॉडकास्ट कैसे करोगे वो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गया, लेकिन ये नहीं आया कि अच्छे माँ बाप कैसे बनोगे, इसका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट। अभी मैं ऑन द वे आ रहा था तो मैं मॉल में गया, क्रॉसवर्ड में एक बुक थी, हाउ टू रेज हैप्पी पपी। मैंने कहा अच्छा वो कैसे रेज करना है, उस पे बुक है। चलो मैं तो कह रहा हूँ उसी को ठीक से पढ़ के अपने बच्चे पे अप्लाई कर लो। कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो यार, कुछ तो करो।
है। और अच्छा, ये आपने बहुत बड़ी बात कही, कभी कभी मेरे को पेरेंट्स को बोलना पड़ता है। हाँ। मैंने कहा जिस तरह से आप इतना प्यार कुत्ते को देते हो, बिल्ली को देते हो, उससे 50% प्यार आपने इसको दे दे। कुत्ते अपने से बालक को expectation दिया, नहीं ना, उसको अपने कह रहे हैं, बालक को इसको दिया होता तो वो भी वो शायद उतना ही ओबीडियंट होता, हाँ है ना। सो पेरेंट्स पेरेंट्स तो पता नहीं कौन सी फ्लाइट पे हैं। हाँ पेरेंट्स में भी रोल मॉडल्स चाहिए हमें, है ना। अब जैसे हमारी नानी थी, हम उनको झाईजी बोलते थे, तो वो तो डांट देते थे मेरे मम्मी पापा को। अच्छा, मैं ना मैथ्स में बड़ा कमजोर था, तो पापा, ही वाज अ डॉक्टर, एएफएमसी में डॉक्टर थे, टॉप क्लास पेडियाट्रिशियन थे, तो उनको होता था कि अच्छे नंबर आए, ये है, इसको मेडिकल में भेजूंगा, ये वो तो डांट देते थे मेरे फादर को। कहता व्हाट डू यू मीन, अगर उसको नहीं, उसको 2+2 नहीं हो रहा उससे बेचारे से, तो क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो। वो ठीक है, किसी तरह से पास हो जाता था, लेकिन अगर उसको लिटरेचर अच्छा लगता है, उसको कविताएं अच्छी लगती हैं, उसको कहानियां अच्छी लगती हैं, उसको मुंशी प्रेमचंद अच्छा लगता है, उनको गांधी जी की किताबें अच्छी लगती हैं, उनको उसको जो अच्छा लगता है उसको पढ़ने दो, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। तो ये जो चीज है, मैं आज भी वो नानी के जो शब्द हैं, वो फ्रेज है, अरे कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, अगर जिंदा रहेगा, अगर खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। मैं आज भी वो, मतलब वो मेरा नहीं है कॉपीराइट, वो मेरी नानी का है, तो मैं आज भी पेरेंट्स को बोलता हूँ। अरे मूवी है मुक्काबाज, उसकी एक क्लिप बहुत अच्छी है, वो उसके पिताजी उसको कुछ कह रहे हैं कि भी तो ऐसे पढ़ता क्यों नहीं, ये नहीं करता, कहता है आप सुनने हैं, माता जी सुनने हैं, तो मैं कैसे आर्यभट्ट हो जाऊंगा। हाँ। तो वो पेरेंट्स कह रहे हैं कि यार हमारे चाहे 30-40% आए थे, तो आईआईटी में एडमिशन क्यों नहीं हो रहा तेरा, तू मैथ्स में 100/100 क्यों नहीं आ रहे, तेरा 1 करोड़ का पैकेज क्यों नहीं लग रहा। अरे बोले भाई साहब, पापा में देखो तो सही, बाकी चीजें तो देखो। बोले नहीं, हमने नहीं किया तो क्या मतलब, हमसे नहीं हुआ लेकिन अब तुम्हें करा रहे, अब तुम करो। कहते भैया अपनी एक्सपेक्टेशन मेरे सर क्यों लेके आ रहे। बिल्कुल। सो ये इस चीज के ऊपर कभी बात नहीं होती। पेरेंटिंग जो है ना, पेरेंटिंग इज ये गाइडेंस, काउंसलिंग, बच्चों को मत दो काउंसलिंग, टीनेजर्स को मत दो काउंसलिंग, पेरेंट्स को दो। मैं स्कूल्स में भी जाके बोलता हूँ, मैं टीचर्स को भी बोलता हूँ, आप बच्चों को काउंसल मत करो। आप उसको यहाँ कुछ बोलोगे, वो जाएगा तो उसी घर में, वो 2:30-3 बजे जब बस से उतरेगा और घर के अंदर जाएगा, फिर तांडव तो वहीं होगा ना उसका। तो आप उनके पेरेंट्स को बुला के काउंसलिंग कीजिए, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को बुला के, जो घर में रह रहे हैं बड़े बुजुर्ग, उनकी काउंसलिंग करो पेरेंट टीचर्स मीटिंग में। बच्चे को कुछ मत बोलो, बच्चे को सहज रहने दीजिए, जब हो जाएगा बड़ा, वो जो देखेगा वैसा बन जाएगा, जैसा देखेगा वैसा बनेगा। सर एक आपका रिसर्च के दौरान एक वर्ड था, और मैं उस पे मेरे लिए भी और जनता के लिए भी, ऑडियंस के लिए जाना चाहूँ। एक आप चीज कहते हैं, वर्क इज मेडिटेशन। सो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और एक्सप्लोर कीजिए कि व्हाट इज वर्क इज मेडिटेशन, काम कैसे मेडिटेशन हो सकता है। हाँ, वर्क इज मेडिटेशन, क्योंकि वही वाली बात है, अगर जो आपको अच्छा लगता है आप वो काम कर रहे हैं, है ना, मजबूरी में काम करना, फिर मैं कहता हूँ एक लाइफ है, इसको मजबूरी में मत जिए, है ना। अपने हिसाब से जीना है। नहीं, अपने हिसाब से नहीं, जो आपका इंटरेस्ट है अपने हिसाब से। लोग सोचते हैं ओ फिर तो मैं शाम को ये भी करूंगा, मैं शाम को वो भी करूंगा, मैं ये भी पी सकता हूँ, मैं वो भी स्मोक कर सकता हूँ, वो तो मेरी मर्जी, है ना, वो मेरी मर्जी वाली बात आती है। नहीं, वी आर टॉकिंग समथिंग मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स आवरसेल्व्स, कि आपको जो अच्छा लगता है अगर आप वो कर रहे हैं। एक तो ये जो मेडिटेशन के ऊपर ब्रांडिंग हो गई है ना, कि आप इसकी इंजीनियरिंग कर दोगे, उसकी कर दोगे। भाई साहब, दुनिया में आप किसी को सुधार नहीं सकते, ठीक है, और ज्ञान से कभी कोई सुधरा नहीं है। लेट मी टेल यू, बुद्ध भी जब वो खुद हुए तब लोग उनको फॉलो किए। अगेन रोल मॉडल की बात है, ठीक है। अब बहुत हमारे देश में टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग, बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं, कुछ हो रहा है उसका? कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा उस ज्ञान का। सो जब तक कोई अच्छा इंसान अगर अच्छा काम कर रहा है, लोग झक मार के उसको कॉपी भी करेंगे, उसको फॉलो भी करेंगे, उसके काम को सराहेंगे भी, और वैसे ही बनने की कोशिश भी करेंगे। शब्दों से समाज को नहीं बदला जाता। हाँ, दंगे करा सकते हो आप, उत्तेजना क्रिएट कर सकते हो, आप परसेप्शन क्रिएट कर सकते हो। पॉलिटिक्स इज परसेप्शन, है ना।
लेकिन रियलिटी ऑफ लाइफ इज नॉट परसेप्शन। कहने से नहीं बदलेगा, वो देख के बदलेगा। जो आपने हाँ। कहा ना कि रोल मॉडल हाँ, पेरेंट्स जब हम कहते हैं वर्क इज मेडिटेशन, तो पहली बात तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि मेडिटेशन वर्ड जो है लोग सोचते हैं वो करने की चीज है, मेडिटेशन होने की चीज है। मेडिटेशन करने की चीज नहीं होती कि मैं यहाँ बैठ गया पालती मार के और 45 मिनट रोज अपना, अंदर तो मेरा सारा डिजिटल वो चल रहा है, शेड्यूलिंग चल रही है ना, और मैं आंख बंद करके लोगों को प्रूव कर रहा हूँ कि माला मोला डाल के कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। या मैंने कोई, अब अलग अलग ब्रांड्स की मेडिटेशन आ गई, अलग अलग ब्रांडिंग आ गई, पैकेजिंग आ गई है, प्रेजेंटेशन आ गई है, वही परसेप्शन वाली बात है ना, कि इस तरह की मेडिटेशन है, उस तरह की मेडिटेशन है। ठीक है, इट्स अ मार्केट प्लेस, लोग अपना अपना काम करते हैं, मैं उस चीज पे कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप अपने काम में ध्यान है, अगर आप देते हैं तो आप ध्यानी हैं। और अगर आप काम ही सच्चिदानंद है, काम ही सत्य है, काम ही सत्संग है, आप अपना कोई भी काम करते हैं अगर उसमें ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, कमिटमेंट है और कंसिस्टेंसी है, उससे बड़ी मेडिटेशन आपको क्या चाहिए? आप मस्त भी रहेंगे, आप स्वस्थ भी रहेंगे, और इतना तो परमात्मा पैसा दे ही देगा कि आपकी आराम मतलब से पैसे का भी मैंने कभी कभी रियलाइज करता हूँ कि पैसा भी परसेप्शन वाला बात ही है कि अपना ना पैसा इतना, इतना पैसा, उसमें इतना पैसा, आपकी दाल रोटी जितना पैसा और आपकी लाइफस्टाइल जीने जितना पैसा, तो हाँ। आप कोई भी काम इंटीग्रेटेड, जैसे आपने एग्जांपल दिया चाय की दुकान भी अगर कोई कहीं भी खोल लेगा तो इतना काम तो निकाल लेगा कि दाल रोटी निकल जाएगी। हाँ। अब आपकी वो एक्सपेक्टेशन अलग हो, तो पहले रोटी कपड़ा मकान का होता था, अब वो वाला कल्चर नहीं रहा। चलो मैं कहता हूँ एक कंफर्टेबल लाइफ हो जाए, कंफर्टेबल लाइफ ले लो। कंफर्टेबल लाइफ इज लग्जरी लाइफ, लग्जरी लाइफ इज नॉट कंफर्टेबल लाइफ। ये चीज समझने की बात। मैंने आज तक कभी किसी को लग्जरी में देखते हुए कंफर्टेबल नहीं देखा। बीमार ही देखा है, स्ट्रेस ही देखा है, बीपी इश्यूज देखे हैं, डॉक्टरों के चक्कर देखे हैं, सब देखे हैं। जो कंफर्टेबल रह रहा है वो कंफर्टेबल रहता है, लेकिन जो लग्जरी सेक्शन में चला गया, वो वाले बैंड में चला गया, वो स्पेक्ट्रम में चला गया, वो लग्जरी के डायमेंशन में चला गया, मतलब ये मैं अपनी परसेप्शन बता रहा हूँ, मेरी अपनी इनसाइट बता रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, मैंने कभी उसको कंफर्टेबल नहीं देखा। क्यों? क्योंकि अब उसने एक इमेज तो क्रिएट कर दी समाज में, अब उसको जीना भी तो पड़ेगा। सही बात है ना, अब उसको वैसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे, वैसी गाड़ी में घूमना पड़ेगा, आपको फॉर्च्यूनर में आना पड़ेगा ऐसा। यू शुड, आई फील लॉट ऑफ सिंपैथी एंड कंपैशन फॉर दीज पीपल, क्योंकि कितनी बेचारे मेहनत करते हैं, वो कितना, मतलब हमसे ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं वो लोग, क्योंकि उनको वो चीज क्रिएट करके रखनी है। इट्स वेरी वेरी इजी टू गो ऑन द टॉप, बट देन टू बी देयर 10 टाइम्स एफर्ट लगता है उसका। ठीक है, तो जो सिर्फ अपना सहज अपना कंफर्टेबल लाइफ लीड कर रहा है और अपने काम में मस्त है, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ अपना मस्त रहता है, अपना ठीक रहता है, यही लाइफ वर्क बैलेंस है। मैं यही लोगों को समझाता हूं कि बीइंग, अच्छा, गौतम बुद्धा ने भी क्या समझाया, इट्स द मिडिल पाथ, है ना, बहुत ज्यादा गरीबी भी नहीं, बहुत ज्यादा अमीरी भी नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा गरीबी अमीरी, दीज आर द रॉन्ग वर्ड्स, मतलब पेंडुलम के इस साइड पे भी नहीं, पेंडुलम के उस साइड पे बीच में बैलेंस, है ना। तो एक बैलेंस, और वो बैलेंस जो है वो आपकी अच्छी पेरेंटिंग से आता है, अच्छे इकोसिस्टम से आता है, अच्छी किताबें पढ़ने से आता है, अच्छे लोगों के संगति से आता है, अच्छे रोल मॉडल्स देखकर आता है, आउटडोर लाइफ देखकर आता है, ट्रैवलिंग से आता है। अगर आप एक ही शहर में सारी जिंदगी निकाल दोगे तो देखा ही क्या, परमात्मा ने इतनी मेहनत करके 4.5 बिलियन ईयर्स सारी इंटेलिजेंस थोप दी उसमें, और उन्होंने जाके आपको एक ब्लू प्लैनेट दिया है। पूरे ब्रह्मांड में आपको इतना प्यारा प्लैनेट नहीं मिलेगा, और फिर आदम जात को पैदा किया 10,000 साल पहले कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, है। और हमने क्या किया, हमें करना क्या है यहाँ, और क्यों करें? परमात्मा ने तो सब कुछ दिया है, हिमालय भी दिया, रेगिस्तान भी दिया, हवा भी दी है, पानी भी दी है, मौसम भी दी है, बारिश भी दी है, सर्दी भी दी है। अरे गो एंड एंजॉय इट, है ना। सांसें भी दी हैं, सांसें तो लिमिटेड ही हैं आपकी, जो भी 70, 75, 80, 85 साल की जो भी है, ठीक है। तो एक्चुअली लाइफ इज वेरी इजी, यू मेक इट हार्ड। इतनी हार्ड बना रहा है उसको कि ऐसा भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। कमिंग बैक टू वर्क इज मेडिटेशन, कि अगर आपने
अच्छा, वर्क भी क्यों करना है भाई? अब जीना है तो लाइवलीहुड कुछ तो चाहिए, है ना? तो आदमी कहता है यार ये चीज अच्छी लगती है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं पढ़ा पढ़ा लेता हूँ। लेते हैं। ठीक है। अब जैसे मेरे बहुत सारे मेरे बैचमेट्स हैं जो टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। अब उनका क्या होता है, वो देखते हैं बाईजूस, वो देखते हैं फिटजी, वो देखते हैं बाकी लोगों को, यार कोचिंग सेंटर खोलना है। मैंने कहा 1 मिनट, तुम्हें कॉलेज अच्छा दे रहा है, 5 डे वर्किंग वीक है, वीकेंड्स पे तुम फैमिली के साथ स्पेंड करते हो, शाम को सारी तुम्हारी अपनी है, चाहे म्यूजिक सुनो, चाहे टीवी देखो, चाहे रील्स देखो, ठीक है। तुम साल में 2-3 वेकेशन भी लगाते हो, समर वेकेशन तुम्हारा कॉलेज बंद रहता है, विंटर वेकेशन बंद रहता है, दशहरा वेकेशन बंद रहता है, क्रिसमस पे बंद रहता है, यू आर हैविंग अ गुड लाइफ, यू हैव इनफ मनी विद यू, नाउ व्हाई डू यू वांट अ कोचिंग सेंटर? फिर और 300 और और फिर 365 दिन आप घुसे रहोगे उसमें, ठीक है। बाकी भी अच्छे टीचर्स रखोगे, उनको लाखों रुपए की सैलरी देनी पड़ेगी, फिर आपको परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम होगी, फिर पेरेंट्स का प्रेशर होगा, फिर कंपटीशन होगा। आप देखो, है ना? जैसे हमारे जो गुरुजी थे ओशो, वो एक बात कहते थे, बड़ी प्यारी बात बोलते थे, बिल्ली मत पालना, बिल्ली मत पालना, बिल्ली पालोगे है ना, तो बिल्ली मत पालना, इट्स अ वेरी हाँ हाँ प्रोफाउंड वे ऑफ सेइंग हाँ। थिंग्स के अपने लिए प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करो, है ना? परमात्मा ने कुछ दिया है, प्रकृति ने कुछ दिया है, सहजता से दिया है, जिंदगी ने दिया है, जीवन ने दिया है, अरे यार कंफर्टेबल लाइफ लीड कर रहे हो, क्यों आप बैल मुझे मार कह रहे हो, है ना? और ये चीज मैंने अपने पिताजी से बहुत सीखी। सो ही इज अ वेरी सेलिब्रेटेड डॉक्टर, वेरी सेलिब्रेटेड। उनको इतने ऑफर्स आते हैं, कौन कौन से बड़े बड़े हॉस्पिटल से ऑफर्स नहीं आते। कहते नहीं बेटा, मैं फौजी आदमी हूं, मैंने जितना किया, गवर्नमेंट ने मेरे को पेंशन दी है, गवर्नमेंट ने मेरे को अच्छी सैलरी दी, एक छोटा सा मेरे पास घर है, मेरे पास एक पुरानी 20 साल पुरानी कार है जो मैं ज्यादा सड़क पे लेके नहीं जा सकता, नहीं तो उस पर भी कब्जा हो जाएगा 15 साल मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर। बट ही इज वेरी हैप्पी एट द एज ऑफ 87। आई हैव नेवर सीन अ मोर सेटिस्फाइड मैन, एंड द सेम वे माई मदर। तो वही मैं कहता हूँ, फिर वही वाली बात आ जाती रोल है, आपके मॉडल। पेरेंट्स का रोल मॉडल है ना, वेरी सेटिस्फाइड विद वॉट एवर दे हैव। कोई ज्यादा नहीं है कि ये पहुंचना है, ये करना है, आसमानों को चीरना है, धरती को फाड़ना है, हिमालय की उस पे पहुंचना है, यू नो। और ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इन पे सेंसर होना चाहिए, इन पे सेंसर होना चाहिए। सेंसर होना चाहिए। आप कर क्या असली रहे हो? डिमोटिवेट ये कर रहे जो इंसान, आप देखो क्राउड देखो, जो टिकट खरीद के मोटिवेशनल स्पीकर के वहां जाके क्राउड पे जाके बैठता है ना, आप उनका बीपी चेक करो, जो अंदर एंट्री पॉइंट है, जब वो एग्जिट कर रहे होते हैं सबका बीपी ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि वो इतना कुछ लेके आ रहा है मोटिवेशनल स्पीकर से, अब तो मैं जाके बाहर दुनिया को फाड़ी डालूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे फरारी भी खरीदनी है, मुझे ये भी करना है, मुझे मर्सिडीज में भी घूमना है, मुझे ऐसे करना। तो ये जो बिजनेस की बातें होती हैं, एक होता है बिजनेस की इकोसिस्टम को ठीक करना, एफिशिएंसीज लाना, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स लाना, बॉटम लाइंस को ठीक करना, मैं समझता हूँ, वो सब चीजें समझते हैं। पर एक तो इतना चढ़ा देते हैं, इतना ज्यादा स्टेरॉइड दे देते हैं। मेरे कई दोस्तों के बिजनेस फ्लॉप हो गए इस चक्कर में, क्योंकि वो मोटिवेशनल स्पीकर्स के वो अटेंड करके आए और उसके बाद उन्होंने पकड़ के पूरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, उनका पूरा मॉडल बदल दिया उन्होंने। नो, वी हैव टू बी लाइक दिस, वी हैव टू बी लाइक हिम, वी हैव टू बी लाइक। मैंने कहा बी लाइक योरसेल्फ यार, तुम अच्छे खासे तुम्हारा जीवन चल रहा है, सब ठीक है, तुम्हारे एम्प्लॉयज खुश हैं, तुम्हारे माँ बाप खुश हैं, तुम्हारी बीवी खुश है, तुम्हारे बच्चे खुश हैं, और तुम खुश हो, सबसे बड़ी बात। ये क्या कर दिया तुमने? पर नहीं जी, वो सो अगेन वर्क इज मेडिटेशन। सो अपने में रहना, अपने काम को समझना, अपने काम के प्रति सिंसियर होना, कमिटेड होना, ऑनेस्ट होना, अपने काम को एक्सपैंड कीजिए, उसमें अच्छे प्यारे लोगों को जोड़िए। आप अच्छे हैं, अच्छे लोग आएंगे आपके साथ, जुड़ेंगे। ये प्रकृति का नियम है ना? सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइफ, तो बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर दे फ्लॉक टुगेदर। तो ये है भाई, ये प्रकृति का नियम है, ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस, कॉस्मिक एल्गोरिदम है, ये जीवन का एल्गोरिदम है। अच्छा काम करो, अच्छे लोग मिलेंगे, आपकी अच्छी जिंदगी होगी, प्यार से मस्त रहो, स्वस्थ रहो। लेकिन ये जो एस्पिरेशनल चीजें हैं कि मैं ऐसा वैसा, वही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। ज्यादा जरूरत से ज्यादा चाहना भी एक चीज है। अच्छा, एक विद टैलेंट विद टाइम, कि मेरे में दम भी है, समय भी है, मैं धीरे धीरे करूंगा तो ठीक है। अब न टाइम नहीं, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, और टैलेंट हो ना हो बस चाहिए,
तो वहां पे आदमी पढ़ता है। सर मैं आपको बताऊं ना, एज ए बिजनेस कोच मेरे पे, मैं बिजनेस कोचिंग के सेशंस में भी लेने जाता हूँ, तो कई लोगों का वैसे मतलब अब लोग सेम ही समझते हैं सबको कि जो स्टेज पे जाके कुछ बात बोल रहा है, ताली बज रही है, वो मोटिवेशनल स्पीकर है। तो मेरे पास कॉल आता है कि सर एक मोटिवेशनल स्पीकिंग का सेशन करना था। मैं कहा भाई मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं बिजनेस कोच हूँ, बिजनेस का कुछ हो तो मुझे बताना, इसको रहे। तो वो एक परसेप्शन ही उस तरह का बना हुआ है। नहीं, मोटिवेशन तो सब चीजों में है। हाँ, मोटिवेशनल जब मैं कहता हूँ मोटिवेशन तो सब चीजों में चाहिए होती है, हर चीज में चाहिए। एक फुटबॉल कोच भी है, उसको भी अपने बच्चों को मोटिवेट करना है, टेनिस कोच है तो उसको भी करना। मोटिवेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन आप कुछ ऐसी चीजें सब्ज बाग दिखा देते हो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आप ऐसी चीजें दे देते हो। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, 2.5 एकड़ में 2.5 करोड़ कमाइए, है ना। अब मुझे एक बात बताइए, आप तो बिजनेस कोच हैं, ये कहाँ का कौन से लॉजिक से हो सकता है भाई? 47 साल मुझे खड्डे खोदते हो गए, 47 साल में हजारों एकड़ पे हमने पौधे उगा दिए, हमने जंगल बना दिए, कितनी खेती बाड़ी कर दी, कितने टन के टन हमने सब्जियां उगा दी। हमने तो नहीं कभी देखा किसी को आज तक जीवन में, बाहर भी, ग्लोब पे भी, किसी पे भी, कि 2.5 एकड़ में उसने ये छोड़ दिया। और ये जो बात कहते हैं, ये सरासर झूठ है कि जी उसने कॉर्पोरेट की बढ़िया अपनी जिंदगी छोड़ के उसने खेती बाड़ी की, भिंडी लगाई, उसने ऑर्चिड्स लगाए, उसने एवोकाडो की फार्मिंग की और इतना कमाया। कोई कंफर्टेबल लाइफ नहीं छोड़ता, कोई कॉर्पोरेट लाइफ नहीं छोड़ता, उसकी प्रमोशन नहीं हुई, उसका एसीआर ठीक नहीं था, उसको किसी ना किसी रूप में उसको स्ट्रेस्ड आउट था, उसको निकाला गया नौकरी से, तब जाके खेती बाड़ी की उसने। ये सच्चाई है लाइफ की। जो अक्लमंद होगा, बैलेंस्ड होगा, वो कहेगा नहीं, मैं अपना काम करूंगा, मैं अपना कॉर्पोरेट लाइफ लीड करूंगा, सैटरडे संडे में जाके खेती में एक्सपेरिमेंट्स करूंगा, मैं अपने आगे बंदे रखूंगा, उनको मैं डेलीगेट करूंगा काम को, और दैट इज द वे ही विल क्रिएट अ फार्मिंग मॉडल, अ बिजनेस मॉडल और व्हाटएवर। और एक और एंगल हो सकता है कि जहाँ पे 5 लाख कमा रहे थे, साइड में काम चालू किया और काम चालू करके पता चला 8 आ गए यहाँ पे। तो जब 8 दिखे तो 5 छोड़ने में कुछ स्ट्रगल थोड़ी था, वो कर दिया, वो कोई बात नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने कई वीडियोस इस बात पे बनाए, कम से कम यंगस्टर्स को 2 साल, अगर आप खेती बाड़ी या किसी और काम में कम से कम 2 साल का तो बिजनेस मॉडल में उसमें एक्सपीरियंस लीजिए, तब जाके आप अपनी जॉब छोड़िए। ये कह के अगले मंगलवार मैं जॉब छोड़ के बैठ गया, अब मैं ये चीज करूंगा, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, एंड देन इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। सर एक और चीज है कि जैसे अभी अपन जेनजी पे बात कर रहे थे, उस पे बात करते हैं वर्क पे। वर्क में फोकस नहीं हो पाता है, वर्क में मेडिटेशन नहीं हो पाता। एक मेन कारण हो गया कि आज के यूथ में अपनी गोल्डफिश मेमोरी होगी, हम फोकस नहीं कर पाते, और उसका मेन कारण है मोबाइल का एडिक्शन। हम जैसे कोई अल्कोहल पीता था तो हम कह सकते हैं अल्कोहल गलत बात है, इसका एडिक्शन है, छोड़ दे। तो अल्कोहल के लिए हम गलत कहते हैं, ड्रग्स के लिए कहते हैं। फोन ऐसी चीज है कि पूरा परिवार, मम्मी पापा बच्चा दोनों बैठ के फोन देख रहे हैं, कोई किसी को लग रहा है नॉर्मली तो है, गलत कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा एडिक्शन ये है जिससे मेमोरी पे भी असर हो रहा है, काम पे भी असर हो रहा है, हैप्पीनेस पे भी असर हो रहा है। तो इस एडिक्शन पे क्या बात करें, इसको कैसे हम दूर हो सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, और इसका कितना रोल है? बड़ा सिंपल है, पेरेंटिंग। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं 10 दिन पूना रह के आया, मेरे पेरेंट्स वहां रहते हैं। माय फादर इज 87 ईयर्स ओल्ड, माय मदर इज 81 ईयर्स ओल्ड। मैं जब जाके ड्राइंग रूम में बैठता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो कभी कभी हो जाता है फोन मेरे पास होता है, तो मेरी मदर ऐसे बैठी होती है, वो वेट कर रही होती हैं कब मैं फोन दूसरे रूम में रख के आऊंगा। मैं रख के आता हूँ, अब इशारा तो समझ जाता हूँ, मैं रखता हूँ, फिर वो बात करते हैं। अब क्या है, सेम चीज अब मैं अपने बाकी दोस्तों के साथ भी करता हूँ। मैं बात नहीं करता उनसे, मैं पहले वो जो फोन है उसको, इफ यू आर टॉकिंग टू मी देन यू टॉक टू मी, इट इज शोइंग डिसरिस्पेक्ट, है ना, कि आप लगे हुए फोन में और मैं अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, या आप अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ ह्यूमन बीइंग, वो जो ह्यूमन एलिमेंट है वो तभी होगा ना। आप वो डिजिटल जो गैजेट है उसको एक साइड पे तो रखिए, उसके बाद कर लेना जब आप अकेले जो मर्जी करो, आप जाके वॉशरूम में बैठ के अपना देखते रहो अपना, आपको कौन मना कर रहा है। लेकिन जब एक इंसान के साथ आप बैठे हैं तो प्लीज इतनी इज्जत तो दीजिए उसको कि आप अपना फोन जो है साइड पे रखिए, उसको साइलेंट पे रखिए, वाइब्रेशन मोड पे रखिए, या जो भी है। सो मेरे पेरेंट्स तो मैंने ये चीज एटलीस्ट पिछले 10 साल से मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी कि व्हेन यू आर विद समबडी,
दिस इज द मिनिमम रिस्पेक्ट यू कैन शो कि आप अपने फोन को नहीं यूज हाँ करें। बात करें, हाँ बोलो क्या हाँ सुन रहा हूँ, मैं गया हाँ था, हाँ। हाँ हो गया, मैं क्या गया था, सुनोगे आप, मैं क्या? आया था, देख हाँ लिया, ठीक है तबीयत ठीक है आपकी, तबीयत ठीक है आपकी, ऐसे गए नहीं थे होता। डॉक्टर के? हाँ हाँ। नाउ दिस इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग। नाउ टेक इट टू, लेट्स टेक इट फर्दर। अगर कई घरों में ये होना शुरू हो जाए कि पेरेंट्स कहें कि बेटा हम आपके साथ टाइम स्पेंड करें, अरे पेरेंट्स ही नहीं करेंगे और पेरेंट्स बच्चों को चाहते हैं कि बच्चे फोन ना यूज करें। छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के, 1-1 साल के, 2-2 साल के बच्चे जो हैं वो, अच्छा पेरेंट्स को होता है रो रहा है, दे दो दे दो, खाना, है खाना ना? नहीं खा रहा, दे दो। अब वो नई चूसनी हो गई है। हाँ, मोबाइल फोन जो है, पहले वो हनी का वो देते थे ना हमें, वो निप्पल दे दिया, चुप हो निप्पल गया। दे दिया, बच्चा चुप हो गया। अब वो बच्चा भी बड़ा स्मार्ट हो गया है, अब वो भी अपग्रेड हो गया, अपग्रेड अपग्रेड हो गया। अब उसका भी मन नहीं करता, उसका कहता वो दो, वो जिसके साथ आप खेल रहे हो, हाँ तो वो आपका खिलौना चाहता है आपसे, और आप देते हो उसको, वो कार्टून्स के नाम पे और टून्स के नाम पे, डिज्नी के नाम पे आप उसको, आप बड़े क्यों? क्योंकि आपको अपना सीरियल देखना है और आपको देखना है कि किस तरह पॉलिटिशियन झगड़ा कर रहे हैं, है ना? पेरेंट्स जिस दिन करना शुरू कर देंगे, टीनेजर्स अपने आप ठीक हो जाएंगे। और बच्चों ने सीखा भी तो उन्हीं से है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचते हो कि हर चीज बच्चा कॉलेज में सीखता है, हर चीज वो स्कूल में सीखता है, हर चीज नहीं, पेरेंटिंग होती है। पेरेंट्स जैसे करेंगे वो वैसे होगा। अच्छा, ये भी मैं पेरेंट्स, आपके थ्रू मैं पेरेंट्स तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि इतना तो एक्सपीरियंस हो गया, मैं ये कह सकता हूं, बहुत रिस्पॉन्सिबली कह रहा हूं, हो सकता है कि बच्चा उस वक्त आपकी बात ना माने, लेकिन सर कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। वो जो मेमोरी होगी, वो जो उसका उसका जो एक्सपीरियंस होगा, वो उसके ब्रेन में कहीं ना कहीं फाइल बन के रुकेगा। 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद वो वही करेगा जो उसका फादर कर रहा था, उसके मदर कर रही थी। वो तुरंत नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आएगा जरूर। आएगा, पक्का आएगा, ग्रेट। पक्का आएगा। आपके आचरण में भी, आपके संस्कार में वो चीज होते हैं। जैसे जब भी हमारी प्लांटेशन में, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ अपने बच्चों को साथ लेके आओ। नहीं नहीं, अब बच्चे थोड़ी ना हाथ डालेंगे मिट्टी में, बच्चे बीमार हो जाते हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, आप बच्चा देखे कि आप लगा रहे हो, वो जब बड़ा होगा लगा लेगा। वो अपने आप लगाएगा। हमने नानी को देखा, हमने दादा दादी को देखा, हमने बड़े बुजुर्गों को देखा, आज हम वही कर रहे हैं जो हमने देखा। तो ये जो देखी वाली चीज है ना, ये बहुत है ना? तो जो पहले हमारी एजुकेशन थी, हमारी गुरुकुल की एजुकेशन थी, हमारी पुरानी, हमारे भारतीय जो संस्कृति, हमारी जितनी एजुकेशन सिस्टम था, वो ऑब्जर्वेशन का था। गुरुजी कर रहे हैं, शिष्य बैठा है, इट वॉज देख के सीख नॉट गया। based on memory, it was not based on rote learning, it was based on observation. तो बच्चे को ऑब्जर्व करने दो। अब वो ऑब्जर्व तो वही करेगा ना जो पेरेंट्स करेंगे। सो पेरेंटिंग इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग। और यहां मैं एक और बात कहूंगा, अगर आप इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो प्लीज बच्चा मत पैदा करो, बच्चा मत पैदा करो। अगर बच्चा पैदा किया है, देन बी रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स। फिर आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, आपको बहुत, क्योंकि आप एक नई जनरेशन को आप दिशा दे रहे हैं। आप नहीं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है पेरेंट्स बनना, मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है। नहीं सही हो तो पेरेंट्स वो कहते हैं अपनी लाइफ डिस्टर्ब ना हो, ये रो रहा है, इसको फोन देके फ्री करो, इसको ये कर दो, इसको वहां भेज दो, इसको ये कर दो, मेरी लाइफ नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए, मेरी फिर लाइफ बच्चा वैसा ही होगा फिर। हाँ, हाँ। और इसीलिए शायद नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, मेरी impact हो रहा लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी, हाँ। लेकिन आपका बच्चा फिर देखना डिस्टर्ब ही रहेगा, वो सारी जिंदगी डिस्टर्ब नहीं, वो रहेगा। बाद में डिस्टर्ब करेगा तुमको, रुको बड़ा होगा जब तुम बुढ़ापे में जाओगे कि यार मैं इसके भरोसे हूँ, हाँ, तब वो खुद ही डिस्टर्ब रहेगा, तुम्हें क्या संभालेगा। हाँ। एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री जो बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, आप बाहर सब जाओ, कोई यूरोप में, आप वो हंसेंगे आप पे, आप किसी को यूरोप में बात कहो, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका, कनाडा जाके, किसी भी डेवलप कंट्री में जाके आप बोलो कि हम बच्चे इसलिए पैदा कर रहे हैं कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वो कहेंगे भाई तुम्हें कैसे पता बुढ़ापे तक पहुंचोगे भी कि नहीं, और ये तुम्हारा सहारा बनेगा या मतलब क्या बनेगा तुम्हारा ये सो वो अच्छा, वो कल्चरली वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां पे। उन्होंने बच्चा पैदा किया क्योंकि वो एक नेचर का है, प्रोपगेशन का, ठीक है। 15 साल का हुआ, 18 साल का हुआ, हाँ बच्चे रहते हैं 25 साल 30 साल तक भी रहते हैं माँ बाप के पास, ठीक है। जितना पढ़ाया कल्चरली जितना कर सकते हैं वो करते हैं,
पर ये नहीं कोई समझता कि जब हम 80 साल के होंगे तो वो हमारा, जब हम बेड रिडन होंगे तो हमारा सुसु पॉटी उठा रहा होगा ना, वहां पर ये नहीं है। ये भारत में, हमारे देश में ये अभी बहुत ज्यादा है ना। तो ये जो हम सोचते हैं कि ये एक नेगेटिव चीज है। एक्चुअली ये चीज जो है ये हमें फियर क्रिएट करती है। मैं पेरेंट्स के इनसाइट से कह रहा हूँ कि फियर क्रिएट करती है, और हम अपने बच्चों को जिस तरह से उसकी परवरिश होनी चाहिए हम वैसे वो नहीं करते। होने नहीं देते। एक चीज थी, आजकल दुनिया बुक लिख रही है, कोर्स बना रही है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। आपने कहा आर्ट ऑफ वेस्टिंग टाइम लोग भूल गए। तो ये आर्ट ऑफ वेस्टिंग टाइम क्या है? बिकॉज मैंने रियलाइज किया है कि जो वेस्ट टाइम जो अपन कहते हैं, ये सबसे हसीन टाइम होता है, सबसे यादगार टाइम होता है। और आज की डेट में हम ये करते ही नहीं, हम हर चीज घड़ी से चलते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो टाइम वेस्ट करने की जो आर्ट थी, उस पे 2 शब्द सर आपके मैं और चाहूंगा जनता के लिए। देखिए, टाइम मैनेजमेंट अपने आप में देखिए ये तो है एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड इन सम प्लेसेस इट मैटर्स आल्सो, कॉर्पोरेट्स में, बिजनेस हाउसेस में, आप हाई स्ट्रंग जॉब्स में हैं तो ठीक है टाइम मैनेजमेंट वगैरह का था। जब मैंने बोला कि आर्ट ऑफ वेस्टिंग टाइम, उसका मतलब मेरा ये था कि यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी, अच्छा ये चीज भी आपके वर्क से ही आती है। जब आप खूब रज के काम करते हो ना, जिसको बोलते हैं, तो आपका मन करता है रेस्ट करने को, है ना। तो इट इज नॉट अबाउट वेस्टिंग टाइम, वो तो कहने का तरीका था। लेकिन हाँ, ये जरूर है दोस्तों के साथ समय निकाल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल दोस्तों यारों के साथ लोग, आई डोंट नो, बहुत कम उनका हो गया है। और अब बहुत वो हो गया है कि ट्रांजैक्शनल है, फ्रेंडशिप्स हो गई हैं। मुझे काम उससे का है तो फायदा दोस्ती क्या है। होगा? सही बात। माँ बाप के मुंह से मैं ये सुनता हूँ लोगों के, मेरे को बहुत डर लगता है जब मैं सुनता हूँ, बैठा रहता है उन लोगों के साथ, क्या फायदा मिलेगा, तेरे को क्या फायदा मिलेगा। अरे आप बच्चे को क्या संस्कार दे रहे हो? हर काम मेरे फायदे ख्याल के से लिए। मेरे जितने भी अच्छे दोस्त हैं वो बिल्कुल बेकार के लोग हैं, मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जगह। दैट इज व्हाई आई एम एबल टू स्पेंड टाइम विद देम। अगर वो इतना ही सक्सेसफुल होगा, मेरे साथ बैठेगा कौन? है ना। तो आपके पास कुछ ऐसे दोस्त भी होने चाहिए जो आपके लिए टाइम निकाले, है ना। आपके जो चाहे समोसा पार्टी है, आपके वो है, आपके दुख दुख है, शेयरिंग है, कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं। सो इफ यू कॉल इट वेस्टिंग टाइम, आई थिंक इट इज टेस्टिंग टाइम। यू नो, आप हम लाइफ को टेस्ट ही नहीं कर रहे। और एक तो मुसीबत ये बड़ी न्यूट्रिशन की बहुत आ गई है, मुझे भी लोग बोलते रहते हैं, है ना। मैं थोड़ा गोलू मोलू सा हूँ, तो बहुत लोग बोलते हैं मुझे, अरे वो विटामिन डी का ये खाओ, वो खाओ, सुबह ये करो, कीटो डाइट करो, न्यूट्रिशन का ये प्लान करो, वो करो। मैं कहा भाई ठीक है, मैं 60 का होने वाला हूँ, मेरे पास 10 साल 8 साल और हैं, मल्टीप्लाइड बाई 365, 3650 दिन है। मुझे अपने गोलगप्पे खाने दे, मुझे अपना जीने दे। मेरे को जो चाट पापड़ी खानी है मैं अपना खाऊंगा, मैं अपना जिंदगी तो जी के जाऊं कम से कम। सही बात है ना। पिछले फिर अगले जन्म में मैं ये क्या बनेंगे, क्या करें। ये जो टेस्ट ऑफ लाइफ है वो हम भूलते जा रहे हैं। बल्कि टाइम मैनेजमेंट इज अ वेस्ट ऑफ लाइफ। अगर आपने वेस्ट कीवर्ड यूज किया है तो मैं उसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना भी टाइम मैनेज करोगे, प्रकृति ने, भगवान ने तुम्हें टाइम मैनेज करने के लिए भेजा है, यहाँ पे तुम्हें बिजनेस कॉर्पोरेशंस खड़े करने के लिए भेजा है। ठीक है, तुमने कर लिया, वो बात अलग है, पर वहां पे तुम्हें भेजा क्यों था? उन्होंने बस भेजा कि तू 70-80 साल अपना जी ले बेटा। तो देख, मैंने तेरे को बगीचे भी दिए, समुंदर भी दिया, नदियां भी दी, तेरे को पहाड़ भी दिए, तेरे को मौसम भी दिए, हवा भी दी, पानी भी दी, सब कुछ फ्री में दिया। तू जा और ऐश कर ले, ऐश। ठीक है, तो जितना आपको कंफर्टेबल थोड़ा बहुत अपना करना है करो यार। अपना ये पृथ्वी है तो दूसरे देश देख कर आओ। मेरे पास, मैं अपने आप को तो अमीर भी नहीं, मैं तो बिल्कुल मिडिल क्लास आदमी हूं, लेकिन फिर भी 63 कंट्रीज घूम चुका हूं। ठीक है, क्यों? दोस्ती यारी। किसी ने कहा अरे यार एक साइड की टिकट मैं दे दूंगा, दूसरे को फोन किया, यार मेरे पास दूसरे की टिकट है नहीं, अरे मैं दे दूंगा।
ऐसे ऐसे दोस्त यारी तो आपको घुमाते हैं दुनिया। हाँ, किसी की शादी में आए हैं, कैसे शादी रुकता किसी रहता के घर जाके रुक गए, जब वो आया तो उसको अपने घर रुकवा लिया, ऐसे ही। तो जब परमात्मा ने आपको, देखो, यू नीड टू बी अ ग्लोबल सिटीजन। मैं इस बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट को मानता नहीं हूँ, नेशनहुड, कंट्री वगैरह। मैं तो बिल्कुल भी देशभक्त नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे परमात्मा ने, मेरे भगवान ने, मेरे जो सनातन, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो है, आई एम अ ग्लोबल सिटीजन। मुझे पृथ्वी दी गई है, ठीक है। तो मैं जिगरा खोल के, मैं अलास्का भी जाऊंगा, मैं हिमालय भी जाऊंगा, मैं तिब्बत भी जाऊंगा, श्रीलंका भी जाऊंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया भी जाऊंगा। भाई परमात्मा ने मेरे को इतना कुछ बना के दिया, मैं वो देखूंगा ना। बॉर्डर तो इंसान ने मैं बनाई है। तुम्हारा एक छोटा सा शहर, एक छोटा सा कंट्री बना के, बनाया किसने? वो तो पॉलिटिशियंस ने बनाया, वो तो वॉरिंग पॉलिटिशियंस ने बनाया। मैं पॉलिटिशियंस की बात क्यों सुनूं? मैं तो अपने परमात्मा की बात सुनूंगा, जिसने मुझे बनाया, जिसने पूरी सृष्टि बनाई, जिसने 12.5 मिलियन कंट्री। तो मैं तो ये देशभक्ति, ये वो जो घुट्टी होती है, ये मैं मानता नहीं इस बात को। ठीक है, मैं अपने देश के लिए करता हूँ जो मुझे करना है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आज के संदर्भ में टू बी अ ग्लोबल सिटीजन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स द प्लैनेट। इसीलिए मंद बुद्धि जब होती है, आप देश की बाउंड्रीज के अंदर रहते हैं, इसीलिए फिर आप दो देश लड़ते हैं। एंड व्हाट अ ट्रेजेडी कि इतना 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 पढ़ लिखने के बाद एक जवान बच्चा आप तैयार करते हो, सब करते हो, और माँ बाप जो है फिर जाके अपने बेटे की लाश पे रोते हैं, क्या जी 10 रुपए की या $2 की बुलेट जो है उसकी लाइफ को खत्म कर देती है। तो ये कोई इंटेलिजेंस है? ये कोई लगता है कि कोई इंटेलिजेंट कम्युनिटीज या इंटेलिजेंट होमोसेपियन रेस है हमारी, जो इस तरह से और किस चीज के लिए लड़ रहे हो? प्रॉपर्टी की, ये रियल एस्टेट की फाइट है ना? ये जमीन तेरी नहीं है, ये जमीन मेरी नहीं है, चाहे वो यूक्रेन हो, रशिया हो, इसराइल हो, गाजा हो, है क्या? जमीन का लड़ाई है। जमीन के लिए या धर्म के लिए? धर्म क्या है? सेट ऑफ आइडियाज हैं, सेट ऑफ बिलीफ्स हैं, सेट ऑफ रिचुअल्स हैं, है ना? 4.5 बिलियन ईयर्स तो पहले थे नहीं, ये तो जो भी आया 2,500 साल पहले आया, है ना? लिखित रूप में भी अभी 1,000-1,500 साल पहले आया। वो भी लोगों ने बोला, मैंने आपको बोला, उन्होंने, आपने उसको बोला, उन्होंने उनको बोला, उन्होंने उनको बोला, फिर 300-400 साल पहले उसको कुछ लिख दिया, उसको आपने कुछ मान लिया, और चलो जी उसी के ऊपर आपने सारा कुछ दारोमदार अपना जीवन का कर दिया। सो आई थिंक ये जो बात है ना कि प्रकृति, आपने जो फर्स्ट वर्ड बोला था प्रकृति, प्रकृति मतलब प्रकृति को समझो, प्रकृति ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रकृति है ना? तो परमात्मा ने जो चीज बनाई है, आप उसका आनंद लो ना। इंसान की बनाई हुई चीज का आनंद आप लेने की कोशिश कर रहे हो, जो परमात्मा ने बना के दी है और जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस पर जीएसटी भी नहीं है, उसमें टैक्सेशन भी नहीं है, कोई स्लैब नहीं है उस पर। परमात्मा ने सब कुछ फ्री आपको दिया, हम उसी का आनंद नहीं ले रहे। तो जितनी वैल्यूएबल चीजें हैं सब फ्री है। ग्रेट ग्रेट। और सर इसमें मुझे एक बात याद है, किसी ने कहा था कि जितना एफिशिएंटली काम होता है, कहना टाइम मैनेजमेंट भी एफिशिएंट, एकदम क्रिस्प, क्लियर, एक्यूरेट, वो जितनी भी चीजें उनमें फन नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अपन घूमने चलते हैं, तो एक ट्रेवल एजेंट को फोन करो, ट्रेवल एजेंट आपको इटिनरी भेज देगा कि आज सुबह 10 बजे यहाँ से फ्लाइट लेना, फिर 12 बजे ये जाना, फिर आप ऐसे करके ऐसे करना, ये करना। तो वो एफिशिएंट है, लेकिन उसमें वो फन नहीं। एक यार अपन दोनों चलते हैं, देखेंगे, होगी जो देखी जाए। there is सुबह something की सुबह called देखेंगे, there शाम is की शाम। something called efficiency हाँ, and there is something called proficiency। चलो इसको भी मैं और सिंपल हाँ, उसमें करता हूँ। अगर आप टाइम शीट के हिसाब से चलेंगे तो आपके पास वक्त नहीं बचेगा जीवन को देखने का। लाइफ क्या है, आप इसको कोई प्यार से बैठ के अगर वैसे देखे, आपका सांस अंदर आना और सांस बाहर आना, ये आपकी जिंदगी है। देयर इज नथिंग एल्स टू इट। आप मेरी अभी के अभी, मेरा नाक अगर आप या गला आप कर देते हो, 2-2.5 महीने के अंदर मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, है ना? सो इट इज एज सिंपल एज दैट। सांस आना और सांस का जाना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट उतना होना चाहिए विच इज कंफर्टेबल। मैंने भी टाइम मैनेज किया। आपने मुझे कहा कि इतने बजे आना है, इतने बजे तक पॉडकास्ट चलेगा, ठीक है, मैंने आगे भी कुछ लोगों को कमिटमेंट दी है, वो ठीक है, इट्स कंफर्टेबल। अब भाई लाइट चली गई, एसी बंद हो गया, पावर शट डाउन हो गया, लिफ्ट नहीं चल रही, 1 घंटा ज्यादा लग गया, 1.5 घंटा, तो क्या हुआ? भाई, सांस आ रही है, सांस जा रही है, मैं तो जिंदा हूं ना। जब तक सांस आ रही है, सांस जा रही है, सब ठीक है।
ये इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए जो मैं कह रहा हूं। जब तक सांस आ रही है, सांस जा रही है, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आज नहीं, कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा। नहीं, और भी गहरी बात, जब तक सांस आ रही है और सांस जा रही है, आप आपका कुछ नहीं कोई कुछ कर सकता। और जिस दिन सांस ही चली गई, तो फिर तो पीछे से जो मर्जी होता रहे। लेकिन हम अपनी सांस को कभी भी देखते नहीं है, हम अपनी सांस को समझते नहीं है। मैं सांस की नहीं बात कर रहा, सांस 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 की बात कर रहा हूं, है ना। सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेडिटेशन इज नथिंग बट वॉचिंग योर ब्रेथ, क्योंकि वो जो दो ब्रेथ्स के बीच की जो स्पेस होती है, वहां वो इंटेलिजेंस छुपी है जो किसी भी चीज को जीवन देती है। एक सेल है, बैक्टीरिया है, एक वायरस है, कोई भी चीज है, उसको जो इंटेलिजेंस, कभी हम सोचते ही नहीं कि ये चीज मूव कैसे कर रही है, ये मूव कैसे कर रही है, कि ये इमोट कैसे कर रही है, ये खा कैसे रही है, ये पी कैसे रही है, एक्सक्रीशन कैसे कर रही है, हम देखते ही नहीं है। वो एक बड़ी गजब की इंटेलिजेंस है। और आखिरी बात ये कहूंगा, मतलब इसी संबंध में, जब तक आप लॉक्ड इन नहीं हो ना उस इंटेलिजेंस के साथ, आप हमेशा परेशान रहोगे, क्योंकि आप सोचते हो आपकी इंटेलिजेंस आपका जीवन चलाती है। इंटेलिजेंस वो चलाते हैं। हाँ, और ये चीज हमारी नानी के जरिए, हमारे गुरुजन के जरिए 12 साल की उम्र में ये चीज समझ आ गई कि मुन्ना तेरे हाथ में कुछ नहीं है ना। तो जो काम दिया जा रहा है, जो काम सहज आ रहा है, और जो काम तेरे को मुस्कुरा के समझ आ रहा है, तो उसे करता चल और उसमें खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, है ना। लेकिन क्योंकि हम उस इंटेलिजेंस को एक्सेप्ट नहीं करते, उसका आलिंगन नहीं करते, हम सोचते हैं हमारी एआई, हमारी चैट जीपीटी, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नो सर, 4.5 बिलियन ईयर से सीआई चल रहा है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस चल रही है, वही हमें चला रही है। इस स्पीसीज को बनाने वाली वो है, और इस स्पीसीज को अगले 50-100 साल में उसको एलिमिनेट करने वाली भी वही इंटेलिजेंस होगी। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हम अपना सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पर। बट एटलीस्ट जब तक आप टाइम पास कर रहे हो, उसको मीनिंगफुल रखो। और सर एक चीज है, इमोशंस तो आदमी के मर गए पहले, जैसे होता है हर चीज का इमोशनल था, एक संवेदना थी। अब वो कोई संवेदना, कोई इमोशन नहीं है, वो एक रोबोटिक लाइफ है कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। जैसे एक वो मैं देख रहा था पॉडकास्ट में, बोले यार सही बताना, कोरोना याद है क्या? आया था अभी कोरोना, याद है क्या? बोले हाँ यार, तूने कहा तो याद आया कि हाँ यार ऐसी चीज आई थी, ऐसी चीज जिसने पूरा विश्व रोक दिया था, सब कुछ बदल दिया था, लगा था दुनिया ही खत्म हो जाएगी, वो चीज तुम्हें आज याद नहीं है। फिर मैंने उसकी बात को पकड़ के फिर मैंने दूसरे दोस्त को पूछा, तेरे को पता है कि अभी वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान? बोला हाँ यार हुआ तो था, अभी तूने बोला तो याद आया है, मैं तो भूल ही गया था। तो इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है कि हम तो चीजों को फील ही नहीं कर पा रहे कि अच्छा ये चीज हुई। अभी अपन आज पॉडकास्ट कर रहे हो, एयर इंडिया वाला हादसा कल हुआ, देखा, बुरा लगा, पर घंटे भर में कोई दूसरी न्यूज, फिर कोई तीसरी न्यूज। अभी टीवी ने सुबह से वो कर रखा था, वो शाम को इजराइल ईरान हो गया, अब वो चल रहा है, दुनिया उस पर बात कर रही है। तो आदमी का बैठ के इमोशन वाला जो फील है वो गया। अब तो वो रोबोट है कि भाई अब ये अब ये अब ये अब ये, और अब कब जिंदगी खत्म हो जाएगी पता ही नहीं। इसमें मैं ये कहूंगा, दुनिया तो दुनिया के हिसाब से ही चलती है, ये तो सब चलता ही रहेगा, ये बाहर है। देखिए, इसको आप मैनेज नहीं कर सकते, है ना। ये चलता रहेगा, ये संसार है, संसार की व्यवस्था है, ये ऐसे ही चलेगी। सिर्फ ये है कि हमें अपने आप को ठीक रखना है, अपने आप को समझाना है। वो जो 2-4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लाइफ में, एक गुरुकुल में पढ़ाया क्या जाता था, यही पढ़ाया जाता था। हम भी जब आश्रम में जाते थे, क्या पढ़ाते थे? वो ये थोड़ा ना कोई संस्कृत व्याकरण सिखा रहा है, यहाँ ये सिखा रहा है, कर्मकांड सिखा रहा है, नहीं। ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, देयर इज अ सर्टेन इंटेलिजेंस व्हिच इज रनिंग एंड मैनेजिंग योर लाइफ। ट्रस्ट इट, है ना। कोई चिड़िया की टाइमलाइन नहीं है, कोई उसकी टाइम शीट नहीं है, कोई शेर को कभी कोई मोटिवेशनल स्पीकर बताता नहीं है कि तुम्हें क्या करना है, किसी हाथी को कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है, किसी ब्लू व्हेल को पता नहीं है, फिर भी वो माइग्रेशन, वही माइग्रेशन होता है, वही रूट होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, माइग्रेटरी, एवरीथिंग इज बीइंग मैनेज्ड। इंसान बस एक ऐसा स्पीसीज है जिसने वो नेचर की जो नेचुरल मैनेजमेंट थी उसके दायरे से हम बाहर स्टेप आउट कर गए। एंड जब हमारे सिद्ध पुरुष ये बोलते थे, बैठ जाओ बैठ जाओ, जैसे कन्फ्यूशियस ने भी बोला, उन्होंने भी बोला, जस्ट सिट, रिलैक्स, लेट द ग्रास ग्रो ऑन इट्स ओन।
तुम घास को खींच के नहीं बड़ा कर सकते, बैम्बू को खींच के बड़ा नहीं कर सकते, वो अपने आप ही बड़ा होगा। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सिटिंग बैक, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एंजॉइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड जस्ट और ऑब्जर्व। अरे हम तो पहले बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे भी प्लेटफॉर्म पे बैठते थे, तब मजे लेते थे। हमें बड़ा अच्छा लगता था कि ट्रेन लेट हो गई, हाँ, है ना, 2.5 घंटे ट्रेन लेट हो गई, तो आप जी बैठे देख रहे हो कि छोले भटूरे वाला क्या कर रहा है, पूड़ी आलू वाला क्या कर रहा है, कौन किसकी पॉकेट मार रहा है, कौन किसका कर रहा है, पानी वाला कैसे वो चल ये कमरा धंधे देख के बजा आते रहा हैं, है, वो ये कमरा कर रहे देख के आते हैं, बाहर है देख ना, के आते वेटिंग रूम में कभी चले गए, कभी बाहर चले गए, कभी कुछ है। अब क्या है, अब हमें अच्छा, अभी एयरपोर्ट पे भी मैं जाता हूँ तो मैं 3 घंटे 4 घंटे पहले पहुंच जाता हूँ, क्योंकि आई लव वॉचिंग पीपल, है ना। तो आप बैठ के देखते हो लोगों को कि क्या है, एंड इट्स वेरी रिलैक्सिंग, वेरी रिलैक्सिंग। सो ऑब्जर्वेशन टाइम हमारा खत्म हो गया है, इसीलिए मैं लोगों को वी भी कहता ऑब्जर्व हूँ, दिस जब ओनली। पार्क में भी जाते हो तो पार्क में कुछ करने मत जाओ, नहीं योगा करेंगे प्राणायाम करेंगे, अरे भाई कर लेना, बैठ के देखो तो सही, पक्षियों को सुनो, पेड़ों को देखो, और वो जो सीनियर सिटीजन आपस में जो उनकी पॉलिटिक्स चलती है, जो उनके लेडीज मजे आती लो। हैं, उनके क्लब्स चलते हैं, लाफिंग क्लब चलते, उन्हीं को ऑब्जर्व कर लो। इट इज एंटरटेनमेंट 24/7/365, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी की टिकट नहीं है, किसी पे जीएसटी नहीं है। तो देर इज सो मच टू ऑब्जर्व इन लाइफ एंड सो मच टू एंजॉय इन लाइफ। लेकिन वही होता है कि हम वो, क्योंकि मार्केट जो है वो ऑपरेट डिफरेंट तरीके से करती है, वो आपको दिखाती है, ये देखो ये देखो, वही परसेप्शन सारा कुछ, एल्गोरिदम्स वही हैं। तो थोड़ा सा उस एल्गोरिदम से बाहर निकल के आपको अपनी एल्गोरिदम में सेटल डाउन होना, उसी को मेडिटेशन बोलते हैं, है ना। और अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो फिर यू आर अ वेरी सेटिस्फाइड कंटेंटेड सोल, तो आप अपने आप को भी वक्त दोगे। सर आपने एक आपके लाइफ की एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट था और जिससे बहुत चीजें आपकी चेंज हुई। 84 में आपने संन्यास लिया था, ओशो जी के पास जी गए थे, आप आश्रम में रहे 4 साल और स्वामी प्रेम परिवर्तन आपको नाम मिला था। उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, इस चीज के बारे में देखिए मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होता है, लोग सोचते हैं, देखिए आजकल ना टाइम ठीक नहीं है, तो बाबा जो होते हैं, स्वामी होते हैं, आजकल लोगों का टाइम ठीक नहीं चल रहा। सो मैं उस चीज को ज्यादा तवज्जो, उस चीज को ज्यादा एनर्जी नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन इतना मैं बोलूं कि हमारे घर में हमारी जो नानी थी, वो ट्रंक एक था, उसके अंदर ओशो की बहुत सारी किताबें रहती थी, ठीक है। वो आधी पढ़ती थी, आधी नहीं पढ़ती थी। वो हमेशा बोलती थी, ये आदमी बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये बोलता बहुत अच्छा, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, आधी चीजें तो बेटा मुझे समझ नहीं आती हैं, अष्टवक्र गीता किस चीज के बारे में बोलता है, इतने इतने प्रवचन देता है, लेकिन ये है कि मुझे इतना जरूर मालूम है कि जो बोल रहा है ये सत्य है, बस इतनी बात थी। तो 77 में हम पूना में थे, है ना। तो पहली बार मैंने 74 में आश्रम बना था, 77 की बात है, मैं पहली बार उनको देखा था। फिर उसके बाद वो 80 के बाद तो फिर वो यूएसए चले गए, वहां पर हुआ जो भी आपने पढ़ा होगा। फिर वो आए, लेटर ऑन ही केम बैक टू इंडिया एंड ऑल दैट। तो उस समय हमारे कुछ परिचित हुए, स्वामी तथागत थे, बहुत सीनियर थे, नीलम्मा थी, स्वामी हमारे चैतन्य कीर्ति थे, और भी कई प्यारे प्यारे लोग थे वहां पर, उनसे हम थोड़ा परिचय हुआ। फिर उन्होंने कहा बेटा ऐसे ऐसे होता है, पढ़ते थे इंडियन एक्सप्रेस में, टाइम्स ऑफ इंडिया में ओशो के बारे में पढ़ते थे, तो वहां आना जाना, आश्रम में रहना। मैं उस वक्त ग्रेजुएशन करके एमए करने के लिए पूना यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में करने आया था। सो हम वहां रहे, 1 साल मैंने वहां नौकरी भी करी, तो मैं उस समय भी वहां था। 1990 तक, जनवरी 1990 तक ओशो ने शरीर छोड़ा। सो उस समय तक जो भी एक्सपीरियंसेस रहे वहां पे, और लोगों को, वही ऑब्जर्वेशन वाली बात है, दुनिया भर से लोग आए। एक होता है आप ऋषिकेश जाते हैं, आप मैसूर जाते हैं, बनारस जाते हैं, तो आपको एक ही टाइप का क्राउड मिलता है, लेकिन वहां पर मल्टी कल्चरल, मल्टीनेशनल 12,000 सन्यासी, है ना, तो वहां पर थे। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आपकी सारी खिड़कियां खुलती हैं, आपके दरवाजे खुलते हैं, आपका मन, आपका होराइजन बढ़ता है। सो आई थिंक आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन व्हाट ही टॉट अस, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन थी वहां की, वो इतना कुछ सिखा के गई। कोई एंड एक चीज शेयर करना चाहे, पर्टिकुलर लर्निंग, एक लर्निंग कोई एक चीज की यार वो चीज वहां से सीखी जो लाइफ चेंज कर दी, ऐसा कुछ?
ठीक है, आजकल के शब्दों में लोग कहते हैं मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सेलिब्रेशन, ये वो, है ना, हियर एंड नाउ, लिव हियर एंड नाउ। पहले शब्द नहीं थे, उस चीज को हमने जी कर देखा, ये फर्क है। उस चीज को हमने उन इंसानों को देखा, वो जीवात्माओं को देखा, उन बुद्ध पुरुषों को देखा जो उस चीज को जी रहे थे उस समय। बहुत सारी पॉलिटिकल टर्मोइल्स भी थे, स्ट्रेसेस भी थे, एक गुरु का जाना, फिर जिस तरह से वहां उनके साथ हुआ, फिर उनका आना, फिर जो नेगेटिव पब्लिसिटी उनको मिली, वो अलग कहानी है, वो अलग कहानी है। हर जीवन में कोई भी सेलिब्रिटी होती है तो उसके जीवन का वो एक पार्ट होती है। कंट्रोवर्सी के बिना सेलिब्रिटी बनती नहीं, सी फॉर कंट्रोवर्सी, सी फॉर सेलिब्रिटी, है ना। तो वो वाला पार्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ प्यारी प्यारी बातें जो कही, उनका जो मैसेज था, और उन्होंने जो आपने जैसे ये प्यारी बात पूछी कि एक चीज जो मैंने सीखी, वो एक बड़े प्रेम से एक बात कहते थे, घाट घाट का पानी पियो। तुम मेरे पास बैठे हो ना, तो जो मैं कह रहा हूं इसको सत्य मत मानना। हो सकता है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं। घाट घाट का पानी पियो, दूसरे आश्रमों में जाओ, दूसरे गुरुजनों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे सत्संग करो। ही वॉज द ओनली मास्टर जो ये कहता था दूसरों के पास जाओ, तब जाके तुमको मेरी बात समझ आएगी, है ना। नहीं तो आज तो एक फिजिक्स वाला भी है, एक मास्टर भी है, एक टीचर भी है, एक मैथ्स वाला भी है, वो भी कभी नहीं चाहेगा कि आपके कोचिंग से उठ के कोई दूसरा कोचिंग में चला सही जाए, बात। बच्चा चाहे, है ना। पर ये वो मास्टर था जो आपको धक्के मार के कहता था दुनिया देख के आ जाओ। कि मेरी बात तो बेटा तुमने सुन ली, मजा तो तुम्हें तब आएगा, और इस मैसेज का, इस बात का स्वाद तुम्हें तब मिलेगा जब जब तुम दूसरों के पास जाओगे। तो वो कहते थे घाट घाट का पानी पियो। तो बहुत गहरी बात थी, उस समय तो नहीं समझ आई, मैं यंग था, एमए कर रहा था, कहाँ समझ होती है ना। उनके तो जाने के बाद फिर बातें समझ आई कि अरे यार आचार्य जी क्या क्या बोल गए, ये तो फिर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। ग्रेट से ग्रेट।